Good evening, everyone. Let's start with this is very first session and orientation session of CSAT. So I think all of you are doing very great for preparation for GS, and now this is session for CSAT only. So I hope that you have been go through with the notification recently. You have been notification out ho gaya, and most of you have been go through the first of all the number of vacancies. I think आप सभी ने देखा ही होगा पिछले साल से फिर से कम हो गई है as expected. Last year there was something 796. This year is 712 only. So obviously the competition goes to थोड़ा सा और भी टफ होने वाला है हम लोगों का. So now today we are talking about only CSAT section, right? CSAT में as you know there are 80 questions and every questions carry 2.5 marks if you are doing it correct. और अगर आप उसको wrong करते हैं तो 1/3 marks आपका deduct हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थॉन्ग दैट हमें जो 2020 का क्वेश्चन पेपर हमने देखा है उसको एनालाइज करते हैं, उसमें कैसे कैसे किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेशन एंड we'll go through with the everything and related to everything means how kind of questions they were asking. So I think they have removed appointment for railway services and they will those exams. Sorry, didn't get that what you wrote there. I would like to see it again if you can. Okay, so today we'll discuss about CSAT session. How many questions were easy? How many questions were moderate? Yes, I got your point. Yes, Karthik Sundar, you are absolutely right. Right, absolutely right. So we will discuss about some railways का अलग सेशन वो देखते हैं उसमें किस तरह की कैसे कैसे वैकेंसीज आएगी. We will discuss about it later. अदरवाइज वैकेंसीज कम होने का रीजन हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो भी हो सकता है, बड़ा रीजन है वो भी. तो लेट्स कम टू द पॉइंट. हमारा पॉइंट ये है कि टुडे सेशन जो होगा हमारा सीसेट का होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं. मैनी ऑफ यू हैव बीन गो थ्रू विद द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर. कितने क्वेश्चंस में 80 क्वेश्चंस होते हैं. 2.5 का आपको एक करेक्ट पे मिलता है, रॉन्ग पे आपको 1/3. और कट ऑफ के लिए आप सभी को पता ही है कि 66.66% सॉरी मार्क्स यानी कि 67 मार्क्स आपको उसमें लेके आने होते हैं. आपको उसमें लेके आए तो आप मेंस के लिए जाएंगे और जीएस पेपर आप ऑब्वियसली वो भी आपको करेक्ट करने ठीक क्लियर करना होता है उसको भी. So we have done a lot of things to you for you and these are some numbers which are observed from the CSAT 2020. अगर आपने उसको थोड़ा सा ध्यान से देखा हो क्वेश्चन पेपर में तो क्वेश्चन पेपर में क्या हुआ है, डीएस के कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि पिछले साल आज तक इतने इंटरेस्ट सीयूपीएससी ने दिखाया नहीं है जितना अभी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. राइट, डीएस के हमने देखो जीएमए को मैंने एक साइड में रखा है और उसी के साथ में डीएस को लगाया. डीएस को आप अलग सेक्शन भी देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा उसमें देखो डीएस में क्वेश्चंस जीएम में क्या आएंगे या रीजनिंग के आएंगे वी कांट से. राइट, आप चाहे उसको लॉजिकल रीजनिंग में रख लीजिए या जीएमए में रख लीजिए. सो इट डजंट मैटर, क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन ही होता है. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से इफ यू थिंक दैट यू कैन डू इट योर ओन दैट एक तरीके से ठीक भी है, यू कर सकते हैं. लेकिन आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट इन 2019 many of the students of from IAS went for the interview, but in 2020 they were not even to crack CSAT. right, तो CSAT के लिए वो क्लियर नहीं कर पाए थे 2020 में, लेकिन 19 में वो इंटरव्यू तक पहुंचे थे. तो ये डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. राइट, एवरी क्वेश्चन आपको पॉजिटिव लेके जाएगा वहां पे. तो देखो मैंने जो डिसाइड किया है, जो मैंने यहाँ पे पूरा चार्ट बनाया हुआ है क्वेश्चन वाइज, हम इसको यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं. ये जो मैं थोड़ा इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज इजी वन एंड दिस इज मॉडरेट एंड दिस इज थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे. एज यू नो हर एक साल डिफिकल्ट क्वेश्चन तो वहाँ पे होंगे ही होंगे क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा ट्रैप भी करना होता है. आप वहाँ पे उलझे वहाँ पे तो थोड़ा सा वो आएंगे क्वेश्चन. तो जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जीएमए सेक्शन में टोटल जिसको आप मैथमेटिक या क्वांट सेक्शन बोलेंगे उसमें टोटल 37 क्वेश्चन थे एंड 5 क्वेश्चंस वर फॉर डीएस. तो मैंने उनको एक साथ ही रखा है यहाँ पे. तो टोटल दे बिकम 42 क्वेश्चन. इन 42 क्वेश्चन में अगर हम कैटेगराइज करते हैं इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन में तो अराउंड 10 क्वेश्चंस वर वेरी इजी. अब यहाँ पे वेरी इजी का मतलब ये है कि आप उसको देख करके विद इन सेकेंड्स उसको कर सकते हो. एक बार आपने देखा और देन यू स्टार्ट डूइंग दिस. ठीक है, एक कैटेगरी होता है मॉडरेट.
उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं आपने देखा और कर लिया लेकिन आपको थोड़ा वो कैलकुलेटिव लगे। लेकिन मॉडरेट में वो कैटेगरी आ सकती है जिसको आपने कभी देखा नहीं है बट देख के लग रहा है कि हम इसको अगर दोबारा करेंगे थोड़ा टाइम देकर के तो हम इसको कर सकते हैं, राइट। दे आर मॉडरेट टाइप क्वेश्चंस। डिफिकल्ट क्वेश्चंस में क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट में आपको एक तरफ से देख करके छोड़ देना ऑन द स्पॉट। मतलब क्या, देखो मैं बताऊंगा उसके बारे में, वी विल टॉक लेटर दैट दिस हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस इज डिफिकल्ट और मॉडरेट क्वेश्चन। अभी डिफिकल्ट के बारे में भी जस्ट पुट दैट असाइड। तो इन दिस सेक्शन 10 questions were easy and 22 questions were moderate and somewhere 10 questions were quite difficult, जिनको आपको थोड़ा सा बाद में देखना होता है। 10 questions। LR अगेन लॉजिकल रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस LR के पिछले साल के यानी 2019 के अकॉर्डिंग लेस थे, कम थे। अगर आपने थोड़ा सा पिछले साल के 6-7 साल तक के पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें हो क्या रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन जीएमएन सेक्शन में बढ़ रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग में थोड़े से घट रहे हैं। और जो ये सेक्शन है आरसी वाला जिसको हम इंग्लिश के रूप में देखते हैं, आरसी में क्वेश्चंस थोड़े से कांस्टेंट बने हुए हैं, वो एक दो क्वेश्चन आगे पीछे होता है, अदरवाइज 25, 26, 24, 23, 27, 28 ये इसी के आसपास रहते हैं। लेकिन जीएमए वाले सेक्शन में काफी इंक्रीमेंट हुआ है, राइट। वो हम देखेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और थोड़ा डिटेल में करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको 12 यहाँ पे देखने को मिले हैं, उसमें से 5 वर वेरी इजी एंड 3 वर मॉडरेट। अगेन मॉडरेट कैटेगरी फिट वही है जिसको आपको देख के लगता है कि हमने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, एक छोटा सा इजी सा कंसेप्ट है, उसमें हम कर सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट इज आरसी। आरसी में रीडिंग कंप्रेहेंशन, जो आपको पैसेज मिलता है उसमें आपको क्वेश्चन ढूंढ के निकालने हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, दिस इज आई थिंक रियली गुड क्वेश्चंस। 26 6 उसमें वेरी इजी थे, लेकिन फिर भी देखो 26 होने का मतलब ये नहीं, yes true, is it the one stream, I'm really sorry I didn't get the, I think it's not audible to all of you. Yes, it's audible but I didn't got the comment. Please will let me see it again if you write. Okay, there were 6 questions which were easy and 10 questions were moderate and quite 10 questions were difficult again. So if you think that unseen passage or RC passage are easy, so please don't take it in this way. They may be difficult, means we'll take a little. So if on aggregate we will talk about just easy questions, na, right? In total way, I mean in the overall, if you see that there were how many easy questions, there were total 21 questions. There were 21 questions over, and moderate questions were 35 questions, and total difficult questions in overall question paper there were 24, whether it is for GMA section, DS or RC or LR, whatever it is. But I'm not talking about this because these questions are just trap. ठीक है, उनमें नहीं जाना है आपको, वो कैसे आप उसको छोड़ेंगे कैसे देखेंगे हम उसके बारे में देखते हैं अभी जैसे सेशन आगे चलता रहेगा। 21 क्वेश्चन आपको इजी है, तो आपको देखो इजी क्वेश्चन है तो आपके जो करने के जो चांसेस होंगे उसको हाई हो रहेंगे थोड़ा सा, राइट। उसका जो आपका एफिशिएंसी होगा या फिर उसका जो उसको ठीक करने के जो चांसेस होंगे वो ज्यादा रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा लेते हैं इसको क्या कि अगर 21 क्वेश्चन आपको इजी मिले हैं और लेट्स से आपने इसको 20 ही किए हैं, आपने उसमें से 20 किए हैं, क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन इजी थे, आपने 20 उसको अटेम्प्ट किए हैं, राइट। तो इनमें से लेट्स टेक योर एक्यूरेसी, लेट्स से 90%। आई एम टेकिंग 90% बिकॉज क्वेश्चंस इजी हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा हायर क्वेश्चन में जाएंगे आपकी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, आपको उसको करेक्ट करने की, ठीक। तो उसकी मैंने लिया यहाँ पे 90%। अगर 20 भी मैंने करेक्ट किए और 20 मैंने लिए हैं और उसमें से 90% भी मैं करेक्ट करता हूँ, दिस इज लिबर्टी ऑफ 10% टू डूइंग सम कमेंट सम मिस्टेक। 20 में से 90% आप ठीक कर रहे हैं, मीन्स यू हैव डन अराउंड 80 क्वेश्चन करेक्ट, अराउंड 80 क्वेश्चन करेक्ट, 80 correct and 2 wrong, 80 correct and 2 wrong. So as you know, अगर आप कोई भी क्वेश्चन करेक्ट रॉन्ग करते हैं, एक भी क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो उसका 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। मीन्स इफ यू डूइंग 3 रॉन्ग क्वेश्चन तो आपका एक पॉजिटिव क्वेश्चन खराब हो जाएगा, रूड हो जाएगा, इट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय 3 रॉन्ग क्वेश्चन। तो लेट्स टेक, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर 17 questions here, right? 17 questions correct, 17 questions, बिकॉज 3 अगर यहाँ पे लेते हैं तो पॉइंट में आएगा तो हम उसको रैंडमली थोड़ा सा अच्छा ठीक करने के लिए ले लेते हैं। 17 क्वेश्चंस यू हैव स्कोर्ड हियर, यू हैव अर्न ओनली 17 क्वेश्चंस, नॉट मार्क्स, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड।
Now in this 35 questions, this is moderate question 35. If you do some around 30 questions, right, 30 questions around, and because this is category of moderate questions, थोड़े से अंडरस्टैंडिंग में ऊपर होते तो आपको थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम हो सकती है. So let's take your accuracy 80%, 70%. Like I'm taking very high liberty of this. 70% accuracy is, if you are, means let's think, if you have 100 questions and you are doing only 70 correct, so I think this very good लिबर्टी. सो आप यहाँ पे 30% का लिबर्टी ले रहे, तो आई थिंक इतना होना नहीं चाहिए, जैसे जिस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे आगे, बट फिर भी एक तरह लेते हैं. तो इन 70% क्वेश्चन, अगर 70% एक्यूरेसी आप यहाँ पे लेते हैं इन 70%, तो आपके जो करेक्ट क्वेश्चन बनते हैं दैट इज 21, और आपके जो 9 बनते हैं दैट इज 9 रॉन्ग. 21 इज करेक्ट एंड 9 इज रॉन्ग. सो अगेन अगर आपका 9 रॉन्ग हो रहा है, तो इसकी वजह से आपके थ्री आपके जो स्कोर आपने किए, 3 क्वेश्चंस जो आपके पॉजिटिव क्वेश्चंस थे जिनको आपने करेक्ट किए थे, वो आपके खराब हो जाएंगे. तो यहाँ पर आपको 18 क्वेश्चन आपने यहाँ पे अर्न किए हैं. एंड मैं भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं इनकी अभी बात नहीं कर रहा हूँ. सो ओवरऑल इफ यू थिंक हियर, यू हैव डन ओनली 35 क्वेश्चंस ओवरऑल इन 2 कैटेगरीज विच इज इजी एंड मॉडरेट. और 35 क्वेश्चंस मैं तब ले रहा हूँ जब आप, मैं बहुत सारी लिबर्टी लेके चल रहा हूँ यहाँ पे. पहले मैंने क्या किया, पहले इजी ली थी, वहाँ पे 21 थे, ये यहाँ पे 21 थे. उसमें से भी फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मैंने ये भी छोड़ दिया कि बाय मिस्टेक आप उसको वहां पे भी गलती कर सकते हैं. इन 20 में से भी फिर मैंने 90% का एक्यूरेसी लिया है, ये भी फिर से अपने आप में एक बहुत बड़ी लिबर्टी है. तो इन 35 क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इन 35 क्वेश्चन में आपने ये सारे क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, हमने सारे वो हटा दिए जो आपने गलत किए हुए हैं. तो इन 35 क्वेश्चन में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 की, बिकॉज एक क्वेश्चन 2.5 का है आपका, तो इन दिस 2.5 मार्क्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 35 में, तो यू गेट अराउंड 82.5% मार्क्स. 82.5 मार्क्स, which is obviously more, which is obviously more than the 67 मार्क्स. और आपको पता है कि 200 में से आपको 67 मार्क्स के लेकर के आने, कट ऑफ करने के लिए. और ये भी मैं तब कह रहा हूँ जब हम इतनी सारी लिबर्टी लेके चल रहे हैं. बट अभी हमने बात की है कि वैकेंसीज पिछले साल से घट गई है. तो आई थिंक आप इस चीज को सोच पा रहे होंगे कि वैकेंसी अगर घटी है और एप्लीकेंट्स आई थिंक घटने वाले नहीं है, वो अराउंड हर साल आपका 5 लाख के आसपास ही होता है ऑन एन एवरेज, मोर भी जा सकता है थोड़ा. तो वैकेंसी कम होने की वजह से कंपटीशन तो ऑब्वियसली होने वाला ही है पूरा, वो तो चेंज नहीं होने वाला है, इंक्रीज बढ़ने वाला है थोड़ा सा. तो उस केस में आपको क्वेश्चंस थोड़ा सा हाई मिल सकते हैं आगे देखने को, राइट. वो बोलते हैं ऐसे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आएंगे, बट किसी एक कंसेप्ट पे कितने तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ये तो आप नहीं बोल सकते. क्वेश्चन आपको कंसेप्ट सेम रहेगा, बट लैंग्वेज में वो आपको थोड़ा सा फंसा सकते हैं. वहाँ पे कंसेप्ट सेम रहेगा बट थोड़ा सा आपको सोचने में टाइम लगेगा. इस तरीके के क्वेश्चन वो बनाने की कोशिश की जा सकती है, और करते हैं और करेंगे भी आगे भी, राइट. अब उनको 5 लाख में से मेंस में जा रहे हैं 15,000 15,000, तो उसमें से जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो, मैं जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया कि हमारी इंस्टीट्यूट से भी पिछले 19 में इंटरव्यू तक गए हुए हैं, लेकिन 20 में उन्होंने सीसैट भी नहीं क्लियर कर पाए. फिर वो, हालांकि प्री उनका अच्छा था, आई मीन जीएस सेक्शन वाला वो अच्छा था, बट वो सीसैट में फंस गए और उनका फिर से, और उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनका लास्ट चांस होता है. ठीक है, तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, आपको ये करना ही करना है, राइट. सो उस सारी चीजों में आपको, सॉरी 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 उन सारी चीजों में आपको नहीं जाना है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में नहीं जाना है आपको. हम वो जिस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा एक शेड्यूल बना के रखा है, शेड्यूल बना के रखे, मॉड्यूल बना के रखे हैं. हमने यहाँ पे अराउंड 27 60 17 18 क्लास आपका LR DI का, उसको सॉरी GMA का और LR का होगा, बाकी सेशंस आपका RC वाले होंगे. ठीक है. Sorry, so I can clearly identify easy moderate level of questions, so don't make too many mistakes. Sorry, I didn't get your comments. Please do it right again. So what I'm talking about that UPSC has very favorite number of chapters. Like नंबर सिस्टम के आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, नंबर सिस्टम में उसके क्वेश्चंस आपको हर साल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. कंसेप्ट नंबर सिस्टम के भी उसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है छोटे छोटे, जिनके बारे में वो हर साल बात करते ही करते हैं. उसके अलावा परसेंटेज और रेशो आपके चैप्टर्स है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एवरेज, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लेने वाले हैं, जिनमें कुछ इजी भी रहेंगे, मॉडरेट भी रहेंगे, कुछ डिफिकल्ट भी होंगे जो आपको लगेंगे यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे हम करने वाले हैं उनको थोड़ा सेशन को भी.
लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो चीजें हैं, जैसे आपका फेवरेट जो टॉपिक्स है, चैप्टर्स हैं, उनके बारे में हम पूरा एक शेड्यूल बना करके हमने अपना वेबसाइट पे डाला हुआ है। उसी हिसाब से क्लासेज होंगे और हर एक क्लास में जो जो कॉन्सेप्ट जो यूज हो चुके हैं पहले और उन कॉन्सेप्ट पे और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे उनमें भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ अभी आगे। राइट। तो दिस इज जो मैंने अभी यहाँ पे किया है, ये बहुत ही लिबर्टी लेने के बाद हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चंस को आप ऐसे मत सोचिए कि क्वेश्चंस आप देखते ही कर लेंगे। देखो चेंज वो कैसे करना है आपको, जैसे आपको क्वेश्चन दिखा और आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन स्किप करना है कि हमें अभी अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये चीज आपकी एक तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी कि आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, क्वेश्चन पेपर आपने देखा और आपने देखा कि ये क्वेश्चन तो मैंने पहले किया हुआ है। राइट। और वो सारा कॉन्फिडेंस आता है जब आप थोड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहाँ पे कर रहे होते हैं। सेकेंड थिंग, जब आप क्वेश्चन देख रहे होते हैं तो आपको क्वेश्चन देखते ही आपको एक चीजें पता चलती है कि क्वेश्चन व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, एंड एवरी क्वेश्चन हैज इट्स ओन स्टोरी। राइट। एक क्वेश्चन की स्टोरी होती है और वो हमसे क्यों पूछा जा रहा है, उसका पर्पस अगर आपको समझ में आ जाता है कि यूपीएससी ने हमसे ये क्वेश्चन ही क्यों पूछा, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन, तो उसके पीछे की कहानी होती है। हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट है, उसको अगर आप एक हद तक जान लेते हैं, फॉर लाइक इफ यू नो एनी इफ यू नो अबाउट एनी कंसेप्ट समथिंग, बट बियॉन्ड दैट इफ यू थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी इन अ ट्रैप, एक कंसेप्ट की एक लिमिट है, यहाँ तक आप कर पा रहे हैं, लेकिन इसी कंसेप्ट में इसके बाद अगर क्वेश्चन आता है तो आई थिंक इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो उसको आप थोड़े थोड़ी देर के लिए होल्ड पे कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, आप जब क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हो तो उसको आप ऐसे तो करेंगे नहीं कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाया, उसके बाद सोल्व किया, उसके बाद क्वेश्चन टू उसको सोल्व किया, उसके बाद क्वेश्चन थ्री उसको सोल्व किया। सपोज क्वेश्चन नंबर फोर इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो आप तो उस पर टाइम लगाएंगे वहां पे। तो क्या होता है, आपको क्वेश्चन पेपर को कई सारे फेज में करना होता है। आपके सामने तो ऑफलाइन पेपर है, आप जल्दी से उसको देख सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे करना है कि नहीं करना। ऑनलाइन पेपर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इन चीजों में कि हमें किसको सेलेक्ट करना है किसने, लेकिन ऑफलाइन में बड़ी जल्दी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो कई सारे फेज होते हैं क्वेश्चन पेपर को करने के। फर्स्ट फेज में आपको इजी क्वेश्चन ही सिलेक्ट करने होते हैं, ये इजी है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। फिर जब आप लास्ट में पहुंचे, आप फिर से वापस फर्स्ट पेज पे आएंगे, वहां पे जो जो आप क्वेश्चन मार्क किए हुए थे पहले से, उनमें फिर आप मॉडरेट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसको शायद कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो वैसे भी अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में किसी भी, सपोज क्वेश्चन नंबर फोर इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो आप उसको लेके बैठे हैं और आगे आपके बहुत सारे इजी क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो आपका मोटिव कम से कम इतना होना चाहिए कि पहले मैं 67 मार्क्स तो लेके यहाँ अपने स्कोर कर लूँ, उसके बाद थोड़ा सा एक सिक्योर विंडो देखने के लिए कि क्वेश्चन कोई थोड़ा बहुत गलती वलती हो जाए इधर उधर, उसकी भी एक सिक्योर विंडो लेने के लिए आप क्वेश्चंस को फिर आगे ऐड करेंगे। बट मोटिव यही रहना चाहिए पहले कि हमारा जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए। और उसको करने के लिए देखो, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा तो आपको मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप ऑब्वियसली बाद में देखेंगे ये तो हर एक क्वेश्चन ही इजी था। बट प्रॉब्लम ये है कि हम क्वेश्चन को किसी और वे में देख रहे होते हैं और कोई दूसरा किसी और वे में देख रहे होते हैं। आप लोगों को कई सारे टीचर्स या कोई आपके दोस्त वगैरह बताएंगे कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है या इजी है। सी, डिफिकल्ट और इजी क्वेश्चन डिपेंड करता है, हर एक बंदे हर एक आदमी का एक अलग अलग व्यू होता है। एक क्वेश्चन को मैंने आपको दिया और आपको वो नहीं आता तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू यू। अगर आपको उस क्वेश्चन का कंसेप्ट पता है तो आपके लिए वो इजी बन जाता है। So who can decide that this is question is difficult or this question is easy? This is only you can decide. Because if you know about the concept, if you know about the concept, it becomes easy to you. And if you don't know, it becomes difficult to you. So कोई दूसरा इस चीज को बोल रहा है तो आई थिंक इट्स नॉट टू बी बिलीव। तो आपको अपने ऊपर देखना है कि मुझे ये कंसेप्ट आता है, मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ तो इजी है, नहीं कर सकता हूँ तो थोड़ा टफ हो जाएगा यहाँ पे। राइट। तो एक आई मस्ट से दैट choosing of number of questions कि ये क्वेश्चन मुझे करना है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इज एन आर्ट आल्सो। आपको ये भी आपको आना चाहिए। इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं होती है कि मुझे तो ये करना ही है, ये क्वेश्चन कैसे नहीं होगा यहाँ पे। राइट। आपका मोटिव ये है कि किसी तरीके से हमारा ये क्लियर हो और हम मेंस के लिए अपना राइटिंग के लिए जाए आगे। So, second thing, now I'm going to start some questions. Till now, if you have any doubt related to this and you want to ask, then how would go preparation or something like that, you can ask, please. You're most welcome to ask any question. If you, any one of you, I'm waiting for this. Then later we will start some previous year questions. उसको भी मैंने कैटेगराइज किया हुआ है कि यहाँ पर इसको क्वेश्चन को इजी कह सकते हैं कि मॉडरेट। हालांकि जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन वो इजी ही लगेंगे, बट आप उसको किस वे में देखते हैं, किस वे में कर रहे हैं, सो ये थोड़ा आप पे डिपेंड करता है। और डिफिकल्ट क्वेश्चंस वैसे आते नहीं है ज्यादा, और वो 8-10 क्वेश्चंस तो हर साल आएंगे ही आएंगे। वो तो ट्रैप है, वो तो बोलेंगे आपको कि आप इतने दिनों बाद आए, हमारे बाद थोड़ा
हमारे साथ भी थोड़ा समय बिता के जाइए, राइट। थैंक यू वेरी मच अमित सांगवान, थैंक यू ऑल किलर्स। Okay, if any one of you remaining, you can ask. Next time we will not vote for BJP seats. See, I think there must be some हर एक गवर्नमेंट अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है, शायद वो जो भी सोच रहे हैं, बट आई थिंक ज़्यादा ठीक से नहीं चल रहा है। बट आपको एक एज बीइंग एन एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, यू शुडंट गो इन दिस वे। हम वोट किसको देना है, वोट नहीं, बट यस थोड़ा सोचना चाहिए कि वैकेंसीज आनी चाहिए और इस बारे में आवाज भी उठानी ही चाहिए। तो आपको तो थोड़ा सा बीच में ही चलना होता है इन सब चीजों को लेकर। आपको तो काम करना है गवर्नमेंट के साथ, चाहे कोई भी हो, बट आपकी बातें सही है। थोड़ा वैकेंसीज के बारे में भी, स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए। आगे वैकेंसीज हैं तो अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो है वो आगे आएंगे। सो if any one of you don't have any query, shall we move further? We'll solve some really interesting questions previous year. Okay sir, okay. So now let's start some questions of previous year. मैंने क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस शुरू में इजी हैं, फिर उसके बाद थोड़े से टफ होंगे, देन उसके बाद थोड़े से और टफ होंगे, राइट। वी विल डू सम क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: should we start daily CSAT practice from now, or for now class is for sufficient? See, आप अगर रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, that's very good. If you are devoted a particular time for CSAT, this is very good. But आप थोड़ा क्लासेस की मैं आपको बताऊंगा कि this chapters and this concepts are very very important। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर टाइम अपना आप अपने जीएस वाले सेक्शन में ही डिवोटेड करिए। इसमें आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितनी करनी होगी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, उसको करिएगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा, उनमें कोई भी डाउट होगा यू कैन राइट मेल और विद कम्युनिकेशन विद इंस्टीट्यूट यू कैन गो फर्दर। सो आपको इतना प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं कि आप उसका टाइम इसमें दे रहे हैं, राइट। आपको जो चीजें मैं करा रहा हूँ विल बी मोर देन सफिशिएंट। आपको उस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमें इसमें कितना टाइम देना है, कितना नहीं। हर एक क्वेश्चन आपका सोल्व होगा मोस्टली। आपका क्लियर तो अभी भी हम क्वेश्चन करने वाले, अभी देखेगा आप, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा चीजों में। तो रोज दे सकते हैं तो दिस इज मस्ट। आप 1 घंटा दे सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 1.5 या 2 hours विल बी ग्रेट, राइट। बट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन एवरी पर्सन। अगर आपको थोड़ा सा जीएमए में प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। इफ समवन इज क्वाइट गुड लाइक इंजीनियर्स और बीटेक वाले थोड़ा उनका अच्छा हो, राइट, तो वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा करने की वो आपको पता चल जाएगा कि मुझे अभी थोड़ा सा और ऊपर जाना है, तो आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं उसी अकॉर्डिंग में, राइट। एवरी डे दे सकते हैं तो दिस इज बेस्ट। बट इतना नहीं कि आप उसकी टेंशन छोड़ के इसमें लगे हुए हैं, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, राइट। आई एम हियर विद यू ऑल द टाइम। So let's start. How many of you can do this? Welcome, Ella. Welcome, welcome. Thank you. So the recurring decimal representation. How many of you are able to do these questions within seconds? Any one of you can do? See, if you go in books, this question is called vulgar fraction. बट हमें नाम में तो कुछ लेना नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है और एक करेक्ट आंसर टिक करना है, राइट। हाउ वी कैन डू, देखो ये क्वेश्चन पे आपको यू विल गेट 3 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस कंसेप्ट। नंबर सिस्टम के अंदर कंसेप्ट आएगा। आपने अगर देखा होगा जब नंबर को कैटेगराइज करते हैं तो उसमें कुछ चीजें आती है। सपोज फर्स्ट हम नंबर जब क्लास शुरू करेंगे वहां पे हर एक क्वेश्चन को जब कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं नंबर में, उसमें आते हैं कुछ चीजें फ्रैक्शन में आती है और कुछ डेसिमल में आते हैं। डेसिमल 2 तरीके के होते हैं, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। और फिर टर्मिनल में चीजें आती हैं कि कौन सा रिपीट हो रहा है, कौन सा नॉट रिपीट हो रहा है। जो नॉन रिपीट हो रहा है वही रैशनल फ्रैक्शन नंबर में पहुंच जाता है, क्योंकि उनको पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते। ओके, वो बात की चीजें अभी आप थोड़ा सा इतना मत लीजिए। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन इज 1.2727। ये डॉट डॉट लगे हैं, इसका मतलब होता है कि अप टू है, कोई इसका लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो बेसिकली देखिए, आपको कोई भी नंबर दिया गया है, किसी क्वेश्चन को मैं तो कोई इसका आंसर कर देते हैं। दिस इज 1 + 0.27 और उसके ऊपर यहाँ पे बार है। तो बेसिकली आपको इसको सोल्व करना होता है। ये तो एक पूरा न्यूमरेटर है यहाँ पे, तो 27/99 आएगा। ये क्यों आएगा अभी बात करते हैं इसके बारे में। 9 से करेंगे 3, 9 से करेंगे 11। सो दिस इज नथिंग बट 1 + 3/11।
आप इसको तो सोल्व करेंगे 11 इंटू 1 11 इंटू 1 11 प्लस 3 14, तो 14/11 इज द आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये आया कैसे और कहाँ से करेंगे, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीजें हम क्लास में करने वाले हैं, वहाँ पे एक एक करके जब सारे कंसेप्ट आएंगे, सपोज आपका पहले रिमाइंडर आएगा, लास्ट डिजिट का आएगा, फिर ये वाली चीजें आएंगी, उसके बाद बहुत सारी चीजें आएंगी। एलसीएम एचसीएफ भी हम नंबर सिस्टम में ही रख के चलेंगे वहाँ पे, क्योंकि रिमाइंडर की क्वेश्चन बनते जाता है उस पर कि कौन सा नंबर इससे और इससे डिवाइड होकर के ये रिमाइंडर दे, लाइक दिस। सो सी, इस कंसेप्ट पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चैप्टर इस कंसेप्ट पे सिर्फ 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे तीनों लिख के दिखाता हूँ और आपको थोड़ा आइडिया भी होगा। इस पे 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपके यहाँ पे लिखा हो कितना 0.27, उसके ऊपर बार है, बार यहाँ पे दोनों डिजिट के ऊपर बार है, 27 दोनों के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन ये होगा इस पे कि 0.27 और ये सिर्फ 7 के ऊपर बार है, मीन्स इसमें एक नंबर ऐसा बचा हुआ है जिसके ऊपर बार नहीं है, देयर इज नो बार ओवर 2 हियर। एंड क्वेश्चन नंबर 3 यही है जो हमें यहाँ पे मिला हुआ है, दिस इज फॉल इन कैटेगरी नंबर 3, मीन्स 1.27 के ऊपर बार, राइट। इफ समथिंग इज written in this manner, I think all of you would be able to understand it. If you don't, then let me tell you, कोई भी नंबर अगर ऐसे लिखा है 0.333 और उसके बाद ये डॉट डॉट लगे, मीन्स दिस नंबर गोइंग टू इन्फिनिटी, इसकी कोई लिमिट नहीं है 33333। लेकिन इसको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसको लिखने के लिए हम थोड़ा सा समझने के लिए बना देते हैं कि इसको ऐसे लिखेंगे और इसके ऊपर एक बार ऐसे लगा देंगे और ये थोड़ा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि इसका मतलब है कि 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब रिपीट सिर्फ एक ही डिजिट नहीं होता, कई सारे हो सकते हैं। सपोज क्वेश्चन में आएंगे 0.279 279 279, इस तरीके से रिपीट हो रहा है, 3 3 रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0.279, राइट। थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, बाकी चीजें हम क्लास में देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करेंगे, जो नंबर जितने ऊपर सेम लिखेंगे ऊपर, नीचे जितने नंबर के ऊपर बार है उसने 9 नीचे आ जाएंगे। इसको हमने अभी सोल्व भी किया था, तो 9 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 9 से डिवाइड करेंगे 11। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है क्योंकि इस पे 7 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर नहीं है। तो इसमें क्या करना होगा आपको, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पहले आपको पूरा नंबर लेना है 27 और उसमें से बाहर भगा देना है किसको, जिसके ऊपर बार नहीं है, राइट। वो बोलता है कि तुम्हारे ऊपर बार ही नहीं है तो तुम यहाँ पे क्या करना है तुम्हारा, तो यहाँ पे 2 इसको हटा देना आपको, राइट। अब ये दो कैटेगरी यहाँ पे, एक के ऊपर बार है एक के ऊपर नहीं है। जिसके ऊपर बार है, जितने डिजिट के ऊपर बार है उसकी जगह पे आपको लेना है 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी जगह पे लेना है 0, बिकॉज उसके ऊपर बार ही नहीं है, इट हैज नो वैल्यू। हालांकि कहानी क्या है क्वेश्चन की मैं बता दूंगा, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो इट बिकम्स नथिंग बट 25 डिवाइड बाई 90। आप थोड़ा 5 से डिवाइड करेंगे तो उसको फर्दर लिख सकते हैं 5/18, तो इसका आंसर होगा 5/18। इसका मतलब ये भी होता है, देखिए इसका मतलब ये तो है कि जब आप 3 को 11 से डिवाइड करेंगे, 3 को 11 से डिवाइड करेंगे इन दिस क्वेश्चन, तो आंसर यही आएगा। इन दिस क्वेश्चन जब आप 5 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। इस क्वेश्चन को हमने अभी सोल्व किया है क्योंकि इसको 1 प्लस लिख लेंगे, 0.27 अलग लिख लेंगे, और इस चीज को हमने यहाँ पे सोल्व किया है इसको, तो 1 प्लस 3/11 it becomes 14/11। I think it's okay to now. Is it clear? If you have any doubt related to this question, any doubt, I mean any doubt, you can ask, please ask. If you have any doubt, I'm waiting for you. How many you can you repeat second one? Okay, let's see. सेकंड वन में थोड़ा मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ यार, राइट। सेकंड वन को करने के लिए आपको, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, लेट्स सी हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस केस। द क्वेश्चन इज 0.352 एंड हियर 2, सिर्फ 2 के ऊपर बार है। ये क्वेश्चन है, आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना है, राइट। तो आपको क्या करना है, पहले आपको पूरा नंबर कंसीडर करना है कि ये पूरा नंबर कितना है। द कंप्लीट नंबर इज 352 माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर ऐसे दिख रहे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो आपको इनको आउट करना है इस नंबर में से, राइट। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आपको सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार दिख रहा था तो उसके जगह पे आएगा 9, और ये 2 डिजिट थे जिनके ऊपर बार नहीं था उनकी जगह पे आपको 2 0 रखनी है। तो इसको आप आगे सोल्व कर लेंगे, आई थिंक इट वुड बी इजी टू यू। नाउ इज इट क्लियर? अगेन, एनी वन ऑफ यू इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क एनीथिंग।
or if you anyone have finding it difficult to understand, is it clear to everyone? सभी को समझ में आ रहा है? or shall we move further? अगले क्वेश्चन पे चले अभी. Okay, then next to the come question. Next question to you is this. This is again very very easy questions. थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा लंबा करके दिया है, थोड़ा लेंथी लैंग्वेज दिया करके, बट अगर आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो आसानी से कर सकते हैं. एवरेज चैप्टर से आया हुआ है क्वेश्चन. मैं आपको थोड़ा सा रीड करके देता हूँ. द एवरेज एज ऑफ ए टीचर, एक टीचर का एक तो एवरेज एज, एक टीचर का एवरेज एज, एंड 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स है और एक टीचर है, उनका जो एवरेज है वो 20 है. सी एक फॉर्मूला होता है एवरेज के अंदर, वो एक फॉर्मूला है, उसी से पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. देखिए एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर. लेकिन यहाँ पे आपको इससे भी इंपॉर्टेंट एक दूसरा फॉर्मूला अपनी तरफ से डेवलप करना पड़ता है. बनना नहीं पड़ता, वो इसी से बना है. वैसे तो फॉर्मूला तो ये है, दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मूला. लेकिन अगर आप एवरेज में ऐसे इस टोटल नंबर को अगर आप इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रीवियस वन. ये नया जो फॉर्मूला है ये इस वाले से इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. यानी कि अगर आपको पता है किसी भी चीज का, आपको एवरेज पता है और आपको ये भी पता है कि उसमें टोटल कितने नंबर है, तो आप उनको मल्टीप्लाई करके उनका सम निकाल सकते हो. राइट. सपोज फॉर एग्जांपल एक क्लास में सिर्फ 3 स्टूडेंट है और उनका एवरेज है 10, तो आई कांट से दैट हाउ मेनी ऑफ देम हैविंग हाउ मच मनी और money, let's talk about money, but overall I can say they have total 30 rupees because number is 3, number of student is 3 and the average is 10. तो उनके पास टोटल कितना पैसा है, वो तो 30 है, बट किसके पास कितना है वो कम ज्यादा हो सकता है. वी कांट से अबाउट दैट. राइट. तो इसी से क्या हो जाएगा आपको, इसी क्वेश्चन को आप देखते, इसी फॉर्मूले से देखते हुए इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे. देखिए 3 स्टूडेंट है और एक टीचर है, 3 स्टूडेंट और एक टीचर है. ये 3 स्टूडेंट है 1 2 एंड 3 और ये हमारे टीचर जी हैं साहब. इसको रेड से लेते हैं. इनका सबका एवरेज है 20, एवरेज है 20. लेकिन इन 3 में से और एक 3 तो ये और एक टीचर, टोटल नंबर हो गए हैं 4. तो अगर मुझे इन सबका एज का टोटल निकालना है, एज का टोटल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 20 इन सब का एवरेज है और टोटल नंबर हो गए हैं 4, तो इन सब का जो टोटल होगा वो 80 होगा. 4 इंटू 20. बट आगे क्वेश्चन में बोला है इफ ऑल द थ्री स्टूडेंट्स आर सेम एज, जो तीनों स्टूडेंट है उनका जो एज है वो सेम है. अब सेम कितना है वी डोंट नो, तो लेट्स टेक इट एज एक्स एक्स एंड एक्स. ये 3 स्टूडेंट है, इन तीनों का एज सेम है तो हमने ले लिया. एंड द एज ऑफ एंड ईच स्टूडेंट इज 20 ईयर्स. यस, बिटवीन द एज ऑफ टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20 ईयर्स. ठीक है. डिफरेंस दिया है टीचर की एज का और एक स्टूडेंट की एज का जो कि 20 है, एंड ऑब्वियसली टीचर बड़ा ही होगा. तो जो टीचर है उनकी जो एज होगी वो होगी x प्लस 20. सी थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसने बोला है कि द सेम एज एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20. यानी कि जो टीचर है और एक स्टूडेंट है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 20 है. तो इफ वी एड ऑल दीज एजेस 80 आना चाहिए, क्योंकि सबकी एज का सम कितना है 80 है. अगर हम सबको यहाँ पे ऐड करते हैं तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो इट बिकम्स 4x प्लस 20 विच इज इक्वल टू 80. नाउ 80 इधर आके माइनस होगा इक्वल से इधर, तो 4x बिकम्स 60 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 60/4 विच इज 15. अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता कि स्टूडेंट की एज बताइए तो इट बिकम्स 15, आंसर 15 होता. लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर, टीचर की एज है x प्लस 20 बट x नाउ इज 15, so 15 plus 20 it becomes 35 and 35 is the answer. Right. I'm explaining you in very very easy method. थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि इसमें समझाने में टाइम लग रहा है, बट आई थिंक ये 10 to 15 सेकेंड्स का क्वेश्चन है.
right? If you have any doubt related to these questions, please ask. I'm waiting your comments. If you want to ask anything, easy question था, आपको सभी को लगभग आता ही होगा। बट देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहले पढ़ा होगा, लाइक बीटेक वगैरह किया होगा, या फिर ग्रेजुएशन में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा उसको। बट आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट होने के लिए आपको मैथ्स आना जरूरी हो, लाइक। तो ये चीज एक पार्ट है, एग्जाम का पार्ट है, सो नो डाउट। ओके, थैंक यू। तो एक प्रिपरेशन का पार्ट है, तो आप उसको उतना ही रखिए, आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, राइट। इसके बाद आपको मेंस जब आप लिखने जाते हैं तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे किया, या आपको ये आता है कि नहीं आता है। द मेन पॉइंट इज दैट इफ यू टिक द करेक्ट आंसर, नो वन गोइंग आस्क यू हाउ डिड यू डू दैट, राइट। आपका काम क्या है, क्वेश्चन को पढ़ा और एक राइट ऑप्शन पे टिक किया। उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने क्वेश्चन उस टाइम पे जब आप प्रिपरेशन किया करते थे तो आपने ये क्वेश्चन कैसे किया था, कोई नहीं पूछेगा, राइट। सो आई थिंक मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा नेक्स्ट, दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, और इसको क्वेश्चन को करने के बहुत आसान, बहुत सारे तरीके हैं। आप बेसिक से कर सकते हैं, एक्स मान के कर सकते हैं, वाई मान के कर सकते हैं, राइट। बट अगर मेरे को ये क्वेश्चन दिखेगा तो मैं इसको कैसे करूंगा, देखिए। जब भी 20% का लॉस होगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आएगा, परसेंटेज के बाद पढ़ते हैं, क्योंकि परसेंटेज ही बेसिक चीजें हैं, परसेंटेज के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज काफी हद तक सेम है। परसेंटेज में हम नंबर के बारे में बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं, और इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप किसी वैल्यू की बात करेंगे, सपोज किसी वैल्यू को आपने 20% से इंक्रीज किया, तो इट बिकम्स 1.2। और इसी इसी इक्वेशन को आप जब प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे, कोई कॉस्ट प्राइस को 20% के प्रॉफिट पर बेचा। तो चीजें वही है, नंबर वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा लैंग्वेटिक फॉर्म डाल दिया गया है, उसमें सिर्फ नंबर की बात हो रही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अब जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट तो परसेंटेज में क्लियर हो जाएंगे आपके, इस चीज के प्रॉफिट एंड लॉस के। सी, क्वेश्चन तो है प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस पे। यहाँ पे अ पर्सन बॉट ए कार, एक कार खरीदता है, एंड सोल्ड इट, बेच देता है फॉर रुपी 3 लाख। एक खरीदी और 3 लाख की बेच दी। ही इनकर्ड लॉस ऑफ 20%, 20% का लॉस पे बेच दी 3 लाख का। तो उसने उसको खरीदा कितने का होगा, क्वेश्चन ये है, उसने खरीदा कितने का होगा। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि 3 लाख, ये वैल्यू है 80% की, और वी वांट 100%। अब ये वैल्यू 80% की क्यों है, क्योंकि उसने सामान को, अपने अपने आर्टिकल को, अपनी कार को 20% के लॉस पे बेचा है। तो 20% का लॉस हमेशा क्या होता है, 100 - 20 होगा। अगर वो उसको 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा होता तो इट बिकम्स 100 + 20। वो चैप्टर्स में हम चीजें करने वाले हैं। तो 20 से अगर कैंसिल आउट करेंगे, 20 से 4, 20 से 5, एंड इट बिकम्स 300 को करेंगे तो 75। तो 75 इंटू 5 375, और 375 के बाद में ये 30 आपको लगानी है। तो आंसर विल बिकम 375,000। इजी वन अगेन, राइट। आई थिंक इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली चीजें होंगी नहीं, लेकिन हम जब क्लास में कर रहे होंगे इन चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, क्योंकि आपको बेसिक अभी शायद हो सकता है ना पता हो, और आप में से कई सारे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले लिखा होगा तो वो इसको और आसानी से कर सकते हैं, राइट। और भी तरीके हैं, देखो और कैसे कर सकते हैं इसको, और कैसे कर सकते हैं। आपको फ्रैक्शन वगैरह यूज करने आते हैं या तो नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्लास में सीखेंगे। 20% का लॉस जब होता है, 20% इज नथिंग बट 1/5, 1/5। यानी कि कोई भी अगर आर्टिकल है 5 का होगा और वो 4 का बेचा जाएगा, दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस, तभी 20% का प्रॉफिट हो सकता है। और 4 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दी है, विच इज 3 लाख। 4 की वैल्यू अगर 3 लाख है तो हमें बताना है कि 5 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज द आंसर, राइट। और भी कई सारे तरीके हैं, वो हम परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में मिक्स करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे आपको सीखने को मिलेंगे। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करते हैं। कोई डाउट किसी को, एनीवन प्लीज want to ask something? No doubt, anyone? Okay then, let's come to the next question. ये थोड़ा सा आपको मॉडरेट क्वेश्चंस दिख सकता है, क्योंकि थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के बारे में, हालांकि इतना टफ भी नहीं कि आप इसको डिफिकल्ट या थोड़ा सा। कैन यू प्लीज सोल्व इट अगेन, प्रिंस राज? ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट। आई कुडंट अंडरस्टैंड। Okay, Prince, we will do it again. Just wait, okay? Let's do it first, then later we will move back. Okay? He's actually, you waited, commented quite late, so I moved to the
नेक्स्ट क्वेश्चन, सी लेट्स डू दिस फर्स्ट वन एंड फोकस दिस क्वेश्चन पे फोकस करिए, अभी उसको वापस करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन सेज अ वेसल फुल ऑफ वाटर, एक वेसल है, कोई बर्तन है, उसको पानी से पूरा भरा गया है और उसका वेट जो है वो 40 केजी है, 40 केजी है। इफ इट इज वन थर्ड फिल, इफ इट इज वन थर्ड फिल, यानी कि अगर इसका वन थर्ड ही फिल रहे तो इसका वेट बिकम कितना हो जाता है, 20 किलो हो जाता है। थोड़ा सा एग्जांपल से अगर देखते हैं इसको, राइट। एक वेसल है, उसमें ये फुल है, यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पे वेसल बना रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला, ये फुल है पूरा, यहाँ पे फुल है, ठीक है, फुल ऑफ वाटर है ये। इसका वेट कितना है, इसका वेट है 40 केजी। मीन्स इसमें जो पानी है उसका भी वेट प्लस इस वेसल का जो वेट होगा, ये किसी मेटल का बना होगा, राइट, किसी भी जो है ग्लास का बना होगा, वट एवर इट इज, टोटल वेट है लिक्विड प्लस द मेटल इज 40। अगर ये वन थर्ड फिल होता है, यानी कि इसमें से कुछ ऐसा फिगर आपको बनेगा, कुछ इस तरीके का ऐसे। अगर ये वन थर्ड ही फिल है, सपोज इतना फिल है, सिर्फ यहाँ पे इतना, यहाँ पे, तो दिस इज वन थर्ड। तो अगर ये वन थर्ड फिल है तो ये खाली कितना होगा, यहाँ पे टू थर्ड होगा, क्योंकि अपने आप में पूरा कंप्लीट तो ही होगा ना, 3/3। और इसका वेट है 20 केजी। अगर ये वन थर्ड फिल है तो इसका वेट है 20 केजी। फुल का 40 था, अभी 20 है। अब इस वाली फिगर में और इस वाली फिगर में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, सिर्फ ये डिफरेंस दिख रहा है कि ये वाला जो स्पेस है, इसमें फुल था, इसमें खाली है, इसमें फिल था, इसमें खाली है। तो ये खाली कितना हुआ, ये हुआ है 20 केजी और 20 लीटर यू कैन से। तो कैपेसिटी जितना भी होगा, इस पूरे वेसल का जितना भी कैपेसिटी होगा, उसका 2/3 20 के इक्वल होना चाहिए। ये 2/3 जो इतना, ये इतना जो कैपेसिटी है जो खाली वाली है, ये 20 केजी रहना चाहिए। तो कैपेसिटी का 2/3 कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। फुल जो कैपेसिटी होगा वेसल का, उस कैपेसिटी का 2/3 20 रहना चाहिए, क्योंकि इस वाली फिगर में, इस वाली फिगर में और इस वाली फिगर में आपको जो डिफरेंस दिख रहा है, अगर आप क्वांटिटी में डिफरेंस देखेंगे तो 20 का डिफरेंस है, क्योंकि ये 40 था, ये 20 है। लेकिन आप पोर्शन में देखेंगे कैपेसिटी के हिसाब से, तो ये 2/3 खाली है, ये पूरा फुल था। तो यहाँ से कैपेसिटी कितना आ जाएगा, जब इसको इक्वल के इधर लेके जाएंगे यहाँ पे, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 20 × 3 / 2, तो इट बिकम्स 10 × 3, यानी कि 30 केजी है कैपेसिटी ऑफ द वेसल, यानी कि इसकी कैपेसिटी है 30 केजी, 30 केजी, 30 लीटर, वट एवर यू वांट टू से। थोड़ा सा केजी और लीटर में प्रॉब्लम हो सकता है आपको, बट उसमें नहीं जाना है, क्योंकि वो थोड़ा फिजिकल टर्म हो जाती है, उसमें जाना नहीं आपको। 30 केजी मीन्स व्हाट, अगर इसके अंदर पानी है 30 केजी या 30 लीटर, तो वेसल की कितनी वेट होगा, तो वेसल का वेट आपको पता है, व्हाट इज द एम्प्टी वेसल, एम्प्टी वेसल का वेट कितना होगा। तो टोटल कितना है, ये टोटल इज 30 + 10 होना चाहिए, क्योंकि तभी इसका वेट यहाँ पे 40 हुआ होगा। अगर इसमें पानी और मेटल का वेट 40 है और इसके अंदर पानी 30 है, तो वेट वेसल जो होगा वो 10 केजी का होगा, राइट। एनी प्रॉब्लम एनीवन, प्लीज आस्क, आई एम वेटिंग। मैं इसको, अगर किसी को लगता है कि दोबारा पूछना है तो हम इसको यहीं पे शुरू करेंगे फिर से, राइट। एनीवन, सी इस वाली सिचुएशन में और इस वाली सिचुएशन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें जो वेट है वो कम हुआ है, 20 केजी कम हुआ है, 20 केजी कम हुआ है। और कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो 20 कम हुआ है, लेकिन वेट में आपको फ्रैक्शन में देखना पड़ेगा, तो ये 2/3 की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए, ये 2/3 होनी चाहिए यहाँ पे, राइट। एनी वन ऑफ यू प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट, एनी डाउट प्लीज, आई एम वेटिंग। नो डाउट। देखो पहले वाले क्वेश्चन में जो आप डाउट पूछ रहे थे, इसमें क्या क्या है, ये देखिए, जो 3 lakhs है ये आपको लॉस वाली चीजें हैं, यानी कि वो खरीद, नो डाउट सर, ओके अमित सांगवान, थैंक यू। अ पर्सन बॉट ए कार, इसको दोबारा करते थोड़ा जल्दी से करेंगे, अदरवाइज जो सारे डाउट्स हैं आपको क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी और क्वेश्चंस आपको देखने आएंगे तो उसके लिए टाइम देखना पड़ेगा। 3 lakhs टोटल है, उसमें आपने एक कार को खरीदा, पहले वो कितने का खरीदा वी डोंट नो, लेकिन जब आप बेचने जाते हैं तो आपने उसको बेचा 3 लाख का, जो कि 20% लॉस पे था। तो 20% लॉस तब होता है जब आप कोई सामान खरीदते हो, उसका 20% कम में बेचेंगे। तो आप बेच रहे हैं 3 लाख में, लेकिन विच इज 20% लॉस। तो आपने, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने इसको देखा कि जो 3 lakhs है, ये वैल्यू कितने की बची हुई है, ये बची हुई है वैल्यू ऑफ 80%। 80% किसका, कॉस्ट प्राइस का।
जितना भी कॉस्ट प्राइस था उसका 20% हमने वेस्ट कर दिया, हमें लॉस हो गया उस चीज का। अब वो नहीं बचा, हमारे पास कितना बचा, उसका 80% बचा। तो ये जो 3 lakhs है ये 80% की वैल्यू है, यानी कि 80 की वैल्यू है। बट वी वांट द कॉस्ट प्राइस, वो हमने खरीदी कितने की थी, वो तो 100 की रहेगी ना। तो हमने बेस 100 लिया है यहाँ पे। तो 80 की वैल्यू अगर 3 lakhs है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे। अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ पे अगर ऐसा होता कि बताइए वो अगर इतने प्रॉफिट पर बेचता, इफ ही हैड टू सपोज सोल्ड इट 30% प्रॉफिट, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते, डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहे होते, हमें यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू निकालनी थी 130 की कितनी वैल्यू होगी, राइट। वो सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे आपको कि ये किसकी वैल्यू है और आपको किसकी निकालनी है, क्वेश्चन में दिया गया हो। आई थिंक इज इट क्लियर नाउ, राइट। नेक्स्ट, सी दिस इज वेरी important और वेरी फेवरेट कंसेप्ट ऑफ यूपीएससी। नंबर सिस्टम के इतने सारे कंसेप्ट वो यूज करते हैं, और हर साल कुछ कंसेप्ट तो ऐसे फिक्स हैं जिनमें वो हर साल क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, राइट। जैसे लास्ट डिजिट हो गया है, जीरो हो गया है ना, एलसीएम एचसीएफ पे रिमाइंडर कितना आएगा, वो सारी चीजें वो आएगा। इस क्वेश्चन को बताइए कैसे करेंगे, देखिए इसमें पूछा है कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर, कितनी जीरो होंगी एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। जो नीचे आपको नंबर दिया गया है सबकी मल्टीप्लाई करके, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा नंबर आएगा सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस नंबर में यहाँ पर लास्ट में आपको कितनी जीरो दिखाई देंगी, ये आपको क्वेश्चन बताना है, कितनी होगी आपको बस वो बताना है। इधर क्या है आपको उससे कुछ लेना देना नहीं। इसको अगर आप बुक में देखेंगे नाम दिया जाता है ट्रेलिंग जीरो का, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ आपको, नाम में कुछ नहीं है। ट्रेलिंग जीरो क्या होता है, जब किसी नंबर के लास्ट में आपको जीरो निकालनी होती है। तो बेसिकली जीरो होता क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा चाहे इससे भी टफ हो या आसान हो, एक ही कंसेप्ट है इसमें। वो क्या है कि जीरो हमेशा क्या होती है, नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 and 5, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 and 5, यानी कि पेरेंट्स ऑफ जीरो आर 2 and 5। अब मम्मी कौन है पापा कौन है ये आप सोच लो। जीरो बना किससे है, एक दो और एक 5 की मल्टीप्लाई से बना है। मीन्स से इफ आई हैव रिटन 10, इसके लास्ट में एक जीरो है, एक जीरो है क्यों, क्योंकि इसमें 2 1 था और 5 भी कितना था, 1 था। इफ आई हैव राइट 100 हियर, 100, 100 मीन्स नथिंग बट 2 into 2 into 5 into 5, 2 into 2 4, 4 into 5 20, 20 into 5 100। तो यहाँ पे हुआ क्या है, हमारे पास एक 2 और एक 5 मिलकर के ये जीरो बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, और एक ये 2 और एक ये 5 मिलकर क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली जहां पर एक 2 और एक 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी वहीं पर एक जीरो बन जाएगी। इज इट क्लियर। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमें देखो इससे भी टफ क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको या तो ये ढूंढना होता है कि इस क्वेश्चन में 5 कितने हैं, या ये ढूंढना होता है कि इसमें क्वेश्चन में 2 कितने हैं। अब 2 और 5 ढूंढने से भी थोड़ा सा इजी कैसे कर सकते हैं, अगर आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी देखा ध्यान से, तो इस क्वेश्चन के हर एक नंबर में, हर एक नंबर मतलब यहाँ पे आप देखिए, हर एक नंबर में आपको 5 तो दिखेगा ही दिखेगा। इसमें 5 है बिकॉज 5 into 1 है, इसमें 5 है, दिस इज 5 into 2, दिस इज 5 into 3, दिस इज 5 into 4, 5 into 5, हर एक नंबर में 5 है। लेकिन हमें 2 भी तो चाहिए, जीरो निकालने के लिए एक 2 चाहिए एक 5 चाहिए। तो आपको बेसिकली करना क्या है, या तो आप 5 काउंट कर लीजिए या 2 काउंट कर लीजिए, लेकिन आपको यहाँ पे काउंट क्या करने हैं, 2 काउंट करने हैं, क्योंकि जो 2 और 5 में से जो भी कम होगा उतनी ही जीरो बनेगी। थोड़ा सा एग्जाम्पल से देखो, जैसे मैंने लिखा 2 into 2 into 5, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 20। तो 20 में सिर्फ एक जीरो है, और ये एक ही क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक 2 था एक 5 ये था, तो ये मिल के पेयर बनाएंगे और ये वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 5 नहीं है, ये जीरो नहीं बना पाएगा। तो एक्चुअली हमारे पास दो कितने थे, 2 थे, लेकिन 5 कितना था, एक था। 2 की पावर 2 मीन्स 2 into 2, 5 की पावर मीन्स ओनली 5। तो हमारे पास 5 एक था और 2 2 थे, ठीक है। लेकिन हमारे पास जीरो कितनी बनी, 1, क्योंकि 5 एक ही है। तो हमें बेसिकली जो मिनिमम नंबर होता है, या 2 या 5 में से जो भी कम रहेगा उतनी ही जीरो बनेगी। हम यहाँ से क्या देख सकते, कह सकते हैं कि इस नंबर के अंदर सिर्फ एक ही जीरो होगी, क्योंकि एक ही 5 है यहाँ पर। अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि 2 की पावर 3 into 5 की पावर 5, तो हम देख कर यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इस नंबर में सिर्फ 3 ही जीरो होगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 ही 2 है, बाकी के जो 5 है 2 वो वेस्ट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा ये सोच के क्या करना है, आपको सिर्फ 2 काउंट करना है यहाँ पे कि कितने यहाँ पे 2 है। और 2 कैसे काउंट करेंगे, देखिए
2 आपको 5 में तो दिखेगा नहीं, आपको एक 10 में दिखेगा। 10 क्या होता है 2 into 5, एक 2 हमें यहाँ पे। 15 में कोई 2 नहीं आएगा क्योंकि 15 इक्वल टू 3 into 5, तो उसमें कोई 2 नहीं है। उसके बाद आपका 20 है, 20 में कितना हो जाएगा 2 into 2 into 5। फिर उसके बाद 30 में दिखेगा दिस इज 2 into 3 into 5। उसके बाद 40 है विच इज 2 into 2 into 2 into 5 विच इज 50। 50 में आपको 2 into 5 into 5 एंड नेक्स्ट लास्ट 60, 2 into 2 into 3 into 5। तो यहाँ पे 2 कितने हो गए मेरे पास, वही हमारा आंसर हो जाएगा बस। एक 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर आएगा कि इस नंबर के अंदर, तो आंसर कितना होगा 10 होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो 2 है वो 10 ही रहेंगे। 5 थोड़े ज्यादा हो जाएंगे लेकिन वो वेस्ट रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पेयर बनेगा वो 2 के 10 ही बन पाएंगे। आई एम ऑडिबल देयर प्लीज एनीवन? Okay, Kartik, thank you for the rectification. So is it clear now? If you have any doubt, okay, okay, level. Thank you for the reply. If you have any doubt related to these questions, please ask. थोड़ा सा elaborate करना है या फिर आपको समझ में नहीं है? बाकी क्वेश्चंस जो पूरा कंसेप्ट है वो हम पूरा जब चैप्टर वाइज देखेंगे वहाँ पे हम पूरा डिटेल में देखेंगे, इससे भी ज्यादा डिटेल में जाएंगे वहाँ पे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को देख रहे हैं कि वो आप किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे, इसको इजी में रखना चाहेंगे कि टफ में रखना चाहेंगे या मॉडरेट रखना चाहेंगे, दिस इज अप टू यू। बट क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे थे कि थोड़ा इशू था, कुछ क्वेश्चन थे टफ, वो हर साल होते हैं, ट्रैप होते हैं, वो आपको फंसाने के लिए होते हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। तो आपको बेसिकली सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन नहीं करना है। तो हमें नेक्स्ट चले या इसमें कुछ पूछना है एनी वन ऑफ यू? ये पेयर कैसे बनेंगे, किसको काउंट करना है, तो मैं आपको क्लास में बता दूंगा कि जो भी पावर में कम आएगा किसको काउंट करेंगे। देखो क्वेश्चन इस पे ये भी आता है कि 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इसमें क्या है ना, आपको 100 फैक्टोरियल हो गया, 200 फैक्टोरियल हो गया, 1000 फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल समझ रहे हैं, मतलब 1 टू लेकर से उस नंबर तक के सबके मल्टीप्लाई, उसमें कितनी जीरो आएंगी। तो ये सारे क्वेश्चन हम वहाँ पे करेंगे, आपको कोई इशू आने वाला नहीं है इन चीजों में, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। राइट, वो थोड़ा सा क्योंकि यूपीएससी फर्स्ट टाइम पूछता है तो स्टूडेंट्स उसका हैबिचुअल नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चन करने के, लेकिन हम करेंगे उसको सब चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है, थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्वेश्चन बड़ा टफ सा लगता है, बट आई थिंक ये वेरी इजी क्वेश्चन में से एक होना चाहिए। और कुछ लोगों को करने के तरीके कुछ अजीब से हैं इसको। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि लेट पी क्यू आर एंड एस बी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो से लेकर के सभी, यानी कि होल नंबर जीरो से आगे सारे पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। तो होल नंबर में और नेचुरल नंबर में बस जीरो का फर्क है और कुछ नहीं है। तो नेचुरल नंबर मतलब पी क्यू आर एस की जो वैल्यू होगी वो एक से शुरू होकर के कहीं तक भी हो सकती है, सच दैट वो इस तरीके से है जैसे p माइनस 2016 बराबर है q प्लस 2017 बराबर है r माइनस 2018 इक्वल टू s प्लस 2019। और इसमें आपको बताना है कि इसमें लार्जेस्ट कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, पी क्यू आर एस में से सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो देखिए आपने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा होगा, यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये सारे नंबर क्या है, ये सारे नंबर सेम है। और जब ये सारे नंबर सेम है तो आप इसको सेम ही बना लीजिए, कोई भी एक नंबर बना लीजिए, वैल्यू सबकी सेम आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको मैं क्या बना लेता हूँ, इसको जीरो बना लेता हूँ, इसको भी मैंने जीरो बना लिया और इसको भी जीरो बना लिया और इसको भी जीरो बना लिया। भाई अल्टीमेटली सारे नंबर क्या होने चाहिए, सेम रहने चाहिए। आप 1 बना लो सबको, 2 बना लो, 100 बना लो, 10 बना लो, लेकिन जीरो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, इजी रहेगा थोड़ा। p माइनस 2016 अगर जीरो है तो ऑब्वियसली आपको p की वैल्यू लेनी पड़ेगी प्लस 2016, क्योंकि प्लस 2016 माइनस 2016 प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर के जीरो आएगा। राइट, अगर q प्लस 207 क्या है, जीरो है, तो आपको q की वैल्यू लेनी पड़ेगी माइनस 2017, क्योंकि प्लस माइनस आपको फिर से लेना पड़ेगा, प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें r इक्वल टू नथिंग बट प्लस क्या आएगा 2018, और इसी तरीके से s आएगा माइनस के 2019। राइट, तो आपको इजीली बता सकते हैं कि इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव में है वो लार्जेस्ट तो होंगे ही नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। दिस इज प्लस 2018 प्लस 2016, तो ऑब्वियसली आर इज द आंसर, आर सबसे बड़ा है नहीं। आप जीरो बना लीजिए, 1 बना लीजिए। ये क्वेश्चन सब देखने में लगते हैं कि क्या लिख के दिया यहाँ पे, अदरवाइज
ये कुछ होता नहीं है इनमें ज्यादा कुछ. Anyone, if you have any doubt, please ask and please rectify if there is no issue of technical issue. Please, I'm waiting for a comment. If you have any doubt related to this or previous one, any question, please ask. आप इन चीजों को ज्यादा सीरियसली ले लें कि आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके प्रिंस राज, थैंक यू सर. इट्स क्लियर प्रिंस राज, थैंक यू सर फॉर द रिप्लाई. R is correct, sir. Yes, sir. Thank you, Archana Das. Yes, you are absolutely right. Excellent. R is correct, obviously. So I think there is no problem. Next, हम कर सकते हैं आगे. थोड़ा सा आगे करेंगे. देखिए. Next question. थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ते जा रहे हैं आगे, लेवल थोड़ा सा बढ़ाते जा रहे हैं. आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे. इसको करने के आपको बिल्कुल बेसिक से करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी आपको ये लग सकता है और आपको लगेगा भी शायद इसको हम डिफिकल्ट कैटेगरी में रख सकते हैं, बट ये मॉडरेट में ही आएगा. वैसे जैसे हम अभी करने वाले हैं वो इजी में ही आ जाएगा, बट लैंग्वेज के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा ये हमें मॉडरेट में जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज स्कोर. ये फिर से एक एवरेज का क्वेश्चन आ गया है और मैंने बताया था ये एक फेवरेट ऑफ चैप्टर्स है. नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क. गोल्डन फॉर्म, जो गोल्डन चैप्टर्स यूपीएससी के फेवरेट, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे. बस वो क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क चैप्टर में परसेंटेज रख देंगे, राइट. टाइम एंड डिस्टेंस में परसेंटेज और रेशियो मिला के रख देंगे. ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, अदरवाइज सारी चीजें आसान है. देखिए क्वेश्चन में क्या गया, द एवरेज स्कोर ऑफ किसका, ऑफ ए बैट्समैन आफ्टर द 50th इनिंग्स. वो 15 इनिंग्स खेल चुका है, उसका जो स्कोर है, एवरेज स्कोर है, दैट इज 46.4, राइट. आफ्टर 60th इनिंग्स, जब उसने 60 इनिंग्स खेल चुका था, दिस हिज एवरेज स्कोर इंक्रीजेस बाय 2.6. उसका जो एवरेज था वो 2.6 से इंक्रीज हो गया, राइट. व्हाट इज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग्स. देखो पहले उसने 50 इनिंग खेली, वहां तक उसका कुछ एवरेज था. उसके बाद वो कुछ और खेला, मींस 10 इनिंग्स और खेला है वो. उसके बाद उसका जो एवरेज था वो 2.6 से इंक्रीज हो गया. तो वो ये पूछना चाह रहा है कि इसके बीच में जो ये इसके बीच में जो एवरेज था वो कैसे निकालेंगे, वो कितना होगा. तो देखिए कई सारे तरीके हैं इसको करने के. बेसिक से करेंगे तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले उसका 50 तक का टोटल निकाल लेंगे, 50 इनिंग्स का उसका टोटल निकाला. उसके बाद 60 का टोटल निकाला जो कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड होगा. और उसके बीच का जो ये गैप होगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ. देखिए उसने पहले कितनी खेली, 50 इनिंग्स खेली यहाँ पर, इसका हम टोटल निकाल सकते हैं. फिर उसने क्या किया, उसने यहाँ से 60 इनिंग्स खेली, ये 60 हो गए. तो ये जो 10 है यहाँ पर, इसके बीच में यहाँ पर ये, इसका वो एवरेज पूछना चाह रहा है कि वो एवरेज कितना था. यहाँ तक आप टोटल निकाल सकते हैं फॉर्मूले से. फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर नंबर इनटू एवरेज. तो 50 इनिंग्स है, उसका एवरेज था 46.4. यहाँ से इन 50 का टोटल आ जाएगा. लेकिन जब उसने 60 इनिंग्स खेली तो उसका एवरेज जो है वो कितना बढ़ गया, 2.6 से बढ़ गया. यानी कि एवरेज कितना हो गया, 49 हो गया. देखिए 49 कैसे हुआ, 46.4 पहले था, 2.6 से और बढ़ गया तो नया एवरेज हो गया 49. तो इन 60 इनिंग्स का एवरेज, 60 इनिंग्स का टोटल कितना होगा, 60 इंटू 49. इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे डिवाइड करके 10 से आंसर आ जाएगा. थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है आपको. तो देखिए इसको करना कैसे है, इसको आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन फेवरेट हो चुके हैं आजकल एग्जामिनेशन में, तो बहुत सारे आते हैं. देखिए इसको करने का जो बेस्ट तरीका है वो आपको सिंपल सा ये लिख लेना है कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या है. क्वेश्चन में ये दिया गया कि अगर आपके पास 50 इनिंग्स है तो आप 50 को ऐसे लिखिए और उसके सामने सिर्फ वो लिखना है कि जो उसका एवरेज स्कोर था, विच इज नथिंग बट 46.4. फिर उसके बाद 60 इनिंग्स हो गई उसकी और उसका एवरेज जो था वो 2.6 से इंक्रीज हो गया. यानी कि उसका जो इनिंग्स थी वो 60 थी और उसका जो एवरेज, नया एवरेज कितना बन गया, 46.4 प्लस 2.6 विच इज 49. आई थिंक यहाँ तक आपको शायद कोई डाउट नहीं हो. 46.4 पहले था और जब उसने 60 इनिंग्स खेली तो उसका 2.6 से इंक्रीज हुआ तो वो 49 हो गया. अभी आप यहाँ पे देखिए, आपको देखो क्या बेस्ट तरीका क्या है इसको करने का. आप यहाँ पे देखिए कि एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ है. एवरेज में क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हुआ है प्लस 2.6. और नंबर की बात करें इनिंग्स की तो ये हुआ है प्लस 10. इनिंग्स की बात करते हैं तो प्लस हुआ है 10 और एवरेज की बात करते हैं तो प्लस हुआ है 2.6. तो डायरेक्ट आंसर देखो क्या आएगा, इसके बीच का जो गैप होगा ना, 50 और 60 के बीच का जो गैप होगा, 50 और 60 के बीच का जो गैप होगा इनिंग्स का टोटल जो होगा,
यानी कि जो 10 इनिंग्स उसने इसके बीच में खेली है उसमें टोटल कितना स्कोर किया होगा वो आएगा। कैसे आएगा? इस 50 की मल्टीप्लाई करनी होती है इसमें, मैं लिख देता हूँ, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। 50 इंटू 2.6 विच इज नथिंग बट अप्रोक्स 130। नाउ 49 ये जो है इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है आपको 10 में, इधर 10 में। दिस इज 49 इंटू 10, तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 490। तो ये जो टोटल करके आएगा यहाँ पर 0, 2 एंड 6, ये जो 620 आया है ये किसकी वजह से आया है? ये आया है 50 और 60 इनिंग्स के बीच का जो टोटल है वो आया है। यानी कि उन 10 इनिंग्स का आपको 10 इनिंग्स का जो टोटल है वो है 620। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर पूछा है 10 इनिंग्स का, तो हमें एवरेज स्कोर निकालने के लिए इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये टोटल है। एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिवाइड बाय नंबर, तो 10 इनिंग्स है, टोटल है ये, तो आंसर आ जाएगा 62। ये इसका आंसर होगा। राइट, थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा लेकिन इतना टाइम लगने वाला नहीं है और ये इजी क्वेश्चन नहीं है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट में नंबर है तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। पहले क्या करेंगे? 50 इंटू 46.4 करेंगे, फिर करेंगे 60 इंटू 49, फिर टोटल में से 50 वाली को माइनस करेंगे, वो जो आएगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे। सेम चीजें करनी है लेकिन आंसर सेम आएगा, सेम चीजें नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है। देखो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ये, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा हटाऊंगा तो कितना लिखूंगा यहाँ पे? सिर्फ इतना लिखना होगा आपको, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है इतना। आपको यहाँ पे करना क्या है देखिए, यहाँ पे देखिए ये 50 इंटू 2.6 आएगा 130, 49 इंटू 10 आएगा 490, टोटल आएगा 620 और 10 का एवरेज पूछा है तो आंसर 62 आएगा। इसके थोड़े से बेसिक क्या होते हैं, एवरेज के बेसिक क्या होते हैं, फॉर्मूला कैसे बना है, और एक्चुअली फॉर्मूला होता कुछ नहीं है, वो यही होता है कि जितने भी कैंडिडेट होते हैं सबको बराबर कर दीजिए। सपोज आप जितने कजिन्स है, ब्रदर्स, जितने भी आपके सिस्टर, आप उनको कुछ पैसे बराबर करेंगे तो क्या करेंगे? पहले सबके पास टोटल करेंगे और जितने को आपको डिवाइड करना होता है, जितने आप टोटल कैंडिडेट है उनको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज भी बेसिकली वही है। हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं भाई, जितना भी पैसा है सबको बराबर कर लीजिए, दैट इज एवरेज। राइट, इफ यू हैव एनी डाउट, आपको इसको मेथड में कुछ भी पूछना है, थोड़ा सा शुरू शुरू में लगेगा क्योंकि आपने इसके बारे में क्वेश्चन में इस तरीके के मेथड्स में कभी किए नहीं होगा, आप बेसिक से करते हैं तो आपको लग रहा होगा, बट ये बेसिक से बहुत जल्दी आंसर लेके आएगा आपको। ये आसान है क्योंकि एक दो बार करेंगे ना इस मेथड को। आपको क्या करना है, इधर आपको एवरेज देखना है और इधर आपको नंबर में देखना है कि कितना आएगा। आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज फ्री टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन या रिलेटेड टू प्रीवियस क्वेश्चंस, या आपको कुछ भी आपके माइंड में डाउट आ रहा है, प्लीज आस्क एनीवन प्लीज। सॉरी, क्या ये मीडियम लेवल डिफिकल्ट में आएगा? ये थोड़ा मीडियम मीडियम लेवल में आ सकता है, डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, कैलकुलेटिव है इसलिए कुछ स्टूडेंट्स इसको डिफिकल्ट में रख सकते हैं कि कैलकुलेटिव था या वो था, बट इजी में नहीं आएगा। राइट, इजी कैटेगरी में नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, मीडियम में रख सकते हैं, मॉडरेट में रख सकते हैं। राइट, बेसिक से ही बताऊंगा मैं। देखो जब क्वेश्चन आप क्लास में कर रहे होंगे हम सारी चीजें, उसमें क्या होता है, हर एक क्वेश्चन को पहले मैं बेसिक बताता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ कि इसको एग्जामिनेशन में कैसे करना है। क्योंकि उसके दो फायदे होते हैं, एक तो आपको बेसिक पता होता है, अगर आपके माइंड में वो चीजें नहीं, ओके सर कार्तिक सुंदर जी थैंक यू। अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखो प्रेशर होता है थोड़ा, उस टाइम पे आप 5 इंटू 3 भी 8 लिख देंगे या 7 इंटू 5 भी 10 कर देंगे, 12 कर देंगे, वो प्रेशर में होती है चीज। राइट, टाइम का थोड़ा, अदरवाइज देयर इज 2 आवर्स प्लेंटी ऑफ टाइम, उसका तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। राइट, पर क्या होता है वो एक तरीके का अलग ही प्रेशर होता है वहाँ पे, उसको डिनाई नहीं कर सकते, वो होता ही होता है, सबके साथ होता है वो। तो उस वहाँ पे आपको, वहाँ पे चीजें थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है, तो आपको क्या करना है, ऐसे नहीं कि मैंने आपको सिर्फ वो बता दिया, ट्रिक बता दिया और वो कर लेंगे। ट्रिक तो ऑब्वियस है, करना ही है आपको टाइम में, क्योंकि आपको वहाँ पे देखो जब कैलकुलेशन करते हैं तो माइंड थकता है, माइंड में जो टायरनेस होती है उसकी वजह से आप थोड़ी मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे आप थकते हैं आपका माइंड में ना कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, तो आपको माइंड को भी नहीं थकाना है, कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करना है। तो कैटेगरी तो कुछ भी हो सकता है, बट मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मैं आपको चीजें वो बताने वाला हूँ कि देखो चीजें तो ये है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये तो करना ही है। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में जैसे क्वेश्चन दिखेगा उसको कैसे करना है, दिस इज द वे। जब एग्जाम में आएगा तो ऐसे करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी क्या है इसकी। राइट, क्यों हमने किया है इसको,
हमने इसको दूसरे तरीके से, इसमें देखो एलिगेशन भी लग सकता है। एलिगेशन क्या होता है, आपको पता है कि 50 यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि टोटल इनिंग्स कितनी थी 50। 10 को हम अलग रख सकते हैं क्योंकि उसमें क्या आता है 10 लगा हुआ, अलग से इनिंग्स बना दिया उसका। 50 का एक अलग पैकेट बना दिया, 10 का एक अलग बना दिया और 60 का कंबाइन हो गया टुगेदर। एलिगेशन कहाँ पे यूज करते हैं, एलिगेशन जब यूज करते हैं आप किसी एंटिटी के बारे में पता है, किसी दूसरी एंटिटी के बारे में पता है, और उनको अगर कंबाइन करते हैं उसका भी आपको पता है, तो वहां से डायरेक्ट रेशो आ जाती है चीजों, राइट। तो रेशो किसका आएगा, कैसे आएगा, वो देखेंगे क्लास में। एलिगेशन इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ एवरेज। एवरेज के क्वेश्चन को लिखने का तरीका है। फाउंडेशन एवरेज ही है, क्वेश्चन एलिगेशन की फाउंडेशन एवरेज ही है। आप एलिगेशन को यूज करते हैं एवरेज टाइप क्वेश्चन सोल्व करने में, एक लिखने का तरीका है। यहाँ पे एवरेज लिखते हैं, इधर से करेंगे इसको, इनका रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, दिस रेशियो दिस रेशियो, राइट। वो तो बेसिक चीजें हैं उसमें आपको, और क्वेश्चंस बहुत आसान बना देते हैं। इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करेंगे जब हम क्लास में, तो और भी आसान बन जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि बीच में क्या रखेंगे, रेशियो किसका आएगा, वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, शायद आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज, ये कर लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, थोड़ा अच्छा रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यस देखो ये वाला भी अच्छा है वैसे तो, राइट। थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट के, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट फेवरेट कंसेप्ट है यूपीएससी का। हर एक साल में आपको ईच एंड एवरी ईयर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे कि 1 to 100 के बीच में डिजिट के बारे में पूछते हैं कि कितनी बार आएगा, कैसे करेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, वो चीजें, ये सारी चीजें क्या है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, कितने ऐसे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स आर नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्योंकि 1 to 100 बोले तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर्स हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे। दिस इज 1 to 100, 1 and 100, दे आर बिटवीन विच हैव 4 एज अ डिजिट, यानी कि कितने ऐसे नंबर है 1 से लेकर के 100 तक जिनमें 4 एक डिजिट के रूप में तो आएगा बट नॉट डिविजिबल बाय 4। जैसे मैंने लिखा 40, 14 एक ऐसा नंबर है 1 to 100 है, ऑब्वियसली बीच में, इसमें 4 भी है बट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कितने ऐसे नंबर है जिनमें 4 तो आएगा ही आएगा लेकिन वो 4 से डिवाइड नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन इन चीजों से जानने से पहले आप ये जानिए कि कोई भी डिजिट होगा 1 से लेकर के 100 तक, कोई भी डिजिट 1 से लेकर के 100 तक हमेशा 20 टाइम्स रिपीट होता है, 20 टाइम्स, 20 टाइम्स, एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ करके, क्योंकि एक कितनी बार आएगा 21 टाइम्स, क्योंकि वो 100 में भी आ जाता है एक बार। ठीक है, अभी हम क्या बात करें, एवरेज की बात करें 4 की, तो 4 कितनी बार आएगा, 4 आएगा 20 टाइम्स, 20 टाइम्स आएगा, लेकिन 44 में 2 बार यूज होता है। तो अगर हम नंबर की बात करें तो 19 ऐसे नंबर होंगे जिनमें 4 आएगा लेकिन टाइम्स 20 हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, नंबर 19 होंगे लेकिन टाइम्स की अगर बात करेंगे तो 40 हो जाएगा क्योंकि 44 में 2 बार यूज होगा। तो हम यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स, तो हम वी कैन से 19 नंबर्स ऐसे होंगे, 19 नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें 4 आएगा, 4 रिपीट करेगा या 4 विल अपीयर, 4 जो है वो अपीयर होगा, 4 वहां पे आएगा। 19 ऐसे नंबर्स होंगे यहाँ पर, 19 नंबर। लेकिन इन 19 नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो 4 से डिवाइड नहीं होंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉट डिविजिबल बाई 4, नॉट डिविजिबल बाई 4, नॉट डिविजिबल बाई 4 निकालने से बेटर वे होगा यू ट्राई टू फाइंड आउट विच आर डिविजिबल बाई 4, राइट। टोटल हमें पता है, टोटल देयर आर 19 नंबर्स जिनमें 4 आएगा, ठीक है, देयर आर 19 नंबर्स इन विच 4 विल बी अपीयर, 4 दिखेगा, लेकिन उसमें से हम उनको हटा लेते हैं जो डिवाइड होंगे। तो let's try to find out some numbers which are divisible by 4 and has 4 as a digit, like 4 is a digit, 24, 24 is a number which has 4 and divisible by 4. Again, next number not 34, it I'm taking about 4 as a last digit or unit digit, like 34 अगर 4 लास्ट में है लेकिन वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम उसको नहीं काउंट करेंगे, हम काउंट करेंगे 44। लेकिन 44 को हम काउंट करेंगे जहाँ पे एक स्पेशल केस के तौर पे। अभी मैं यहाँ पे 64 लिख देता हूँ, 64 एक ऐसा नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा और 4 भी है। उसके बाद 84 है, 84 भी ऐसा नंबर है जिसमें 4 है बट 4 से डिविजिबल है। उसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं। लेकिन जब हम आते हैं 40 वाली सीरीज में,
40 to 49 उसमें आपको देखने पड़ेगी वापस। लाइक 40 एक ऐसा नंबर था यहाँ पर जो 4 से डिविजिबल था, अगेन 44 होगा और एक और लास्ट में 48 होगा। तो these sevens are numbers which has 4 as a digit but divisible by 4। क्वेश्चन में पूछा गया नॉट डिविजिबल बाय 4। तो वी नो देयर आर 19 नंबर्स टोटल और उनमें से 7 ऐसे नंबर है जो डिवाइड करेंगे, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे? 12 एक ऐसे नंबर बचेंगे जो डिवाइड नहीं करेंगे। आई थिंक तो आंसर इज 12। प्लीज आस्क एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। आपको रिपीट करना है, कुछ समझना है, एनीथिंग, एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस, प्लीज आस्क। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, योर कमेंट। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस, कोई भी नंबर होगा 1 to 100 20 टाइम्स आएगा, एक्सेप्ट 1 120 टाइम 21 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि वो 1 में भी आएगा और 100 में भी आएगा, तो एक बढ़ जाता है 100 वाला। सर प्लीज रिपीट, आई वाज लॉस्ट अ बिट। ओके अर्चना जी प्लीज वेट, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। एनी नंबर 1 to 100 जो होगा वो कितने होगा? 20 टाइम्स आएगा। सपोज लेट्स टॉक अबाउट 4 अगेन, और लेट्स टेक 3। तो 3 कितने टाइम आएगा? 3 में आएगा। अगेन 13 23, अगेन 30 31 32 एंड 33 में 2 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स करना है। 43 53 63 73 83 93, तो ये 20 टाइम्स आएगा। ऐसे आप काउंट करना, क्लास में देखेंगे बाद में। अभी अगर 1 की बात करेंगे, 1 को ध्यान रखना, 1 इज अ स्पेशल केस। 1 में क्या आएगा? 21 टाइम्स आएगा, क्योंकि वो 1 में भी आएगा, जब काउंट करते जाएंगे तो 100 में भी आएगा, तो 21। क्वेश्चन में 4 पूछा है तो हम 4 के बारे में बात करते हैं। देखिए 4 जो है वो टोटल, 4 जो है वो टोटल कितनी बार आएगा? 1 से लेकर के 100 तक 4 जो है वो, 4 जो है वो कितना आएगा? 4 आएगा आपका 20 टाइम्स। 20 टाइम्स में आपको थोड़ा सा लिख के बता दूं, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा तो करना पड़ेगा। देखिए 4 है, 14 24 34, उसके बाद आएगा 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, नाउ 54 64 74 84 94। तो इसमें 4 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। टोटल जो आया है ये 20 टाइम्स आया है, राइट? 20 टाइम्स आया। बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर जिनमें 4 आया हुआ है, 4 अपीयर्स। नंबर की बात करेंगे, एक नंबर ये है, एक ये है, ये सारे नंबर है जिसमें 4 आएगा। आपको यहाँ पे आपको 44 को एक ही बार काउंट करना है, क्योंकि 44 एक नंबर है। लेकिन अगर आप काउंट की बात करेंगे तो 4 2 टाइम्स आया है, तो ये सारे नंबर है यहाँ पे। जब आप इसको काउंट करेंगे तो ये 19 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने 44 को एक बार काउंट किया है। यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो ये 19 आएगा। और ये 19 किसकी वजह से आया है? क्योंकि 44 में 4 दो बार आया था, लेकिन हमें कितना चाहिए? हमें नंबर चाहिए, तो नंबर तो एक ही है ना 44। काउंटिंग में 2 बार काउंट करेंगे, नंबर के वे में एक बार काउंट करेंगे। तो देयर आर 19 नंबर जो है टोटल, वो ऐसे हैं जिनमें 4 हमें अपेयर करेगा, दिखेगा हमें 4। अब इन 4 में, अब 19 में हमें ये बताना है कि ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो देखो वैसे आप अगर आप इसे लिख पा रहे हैं तो आप चेक कर सकते हो हर, क्योंकि डिविजिबल टूल से भी कर सकते हो। 4 का डिविजिबल टूल क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट होता है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो हो जाएगा। वो नंबर सिस्टम में देखेंगे जब डिविजिबल टूल पढ़ रहे होंगे वहां पे। यहाँ पे अभी आपको क्या देखना है? अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर लीजिए। देखिए कौन से नंबर ऐसे होंगे जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे 4 रहते हुए भी। कैसे भी काउंट कर सकते हो, नॉट डिविजिबल भी काउंट कर सकते हो, डिविजिबल बाय भी काउंट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट डिविजिबल काउंट कर रहे हो तो उसमें से माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे नंबर बताइए जो 4 से डिविजिबल नहीं होंगे और उनमें 4 डिजिट जो है वो दिखेगा ही दिखेगा। तो देखियो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे 14 एक ऐसा नंबर है जिसमें 4 तो है लेकिन वो डिवाइड नहीं होगा 4 से। 34 एक ऐसा नंबर है, राइट? 41 एक ऐसा नंबर है, 42 एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड नहीं होगा, 43 भी होगा, 45 होगा, 46 होगा, 47 होगा, 49 होगा, 54 होगा, 74 होगा, 94 होगा। तो ये आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आंसर हो जाएगा।
लेकिन मैंने किया क्या है, मैंने ये किया था पिछले वाले जो मैंने सोल्यूशन था उसमें मैंने ये किया था कि मैंने पता है कि 19 तो जो है टोटल नंबर्स हमारे पास है ही, मैंने उसमें काउंट कर लिया कि जिसमें 4 डिवाइड कर देगा, 4 डिवाइड कर जाएगा। जो 4 डिवाइड किस किस को करेगा, 4 को करेगा, 24 को करेगा, और हमने 64 लिया था, यहाँ पर 84 लिया था, फिर 40 लिया था, 44 लिया और 48 लिया। तो मैंने ये चीजें ना लिखते हुए, सारी चीजें ना लिखते हुए मैंने उनको सिलेक्ट किया जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 19 टोटल है, इनमें से 7 ऐसे नंबर है जो डिवाइड हो रहे हैं, तो 12 ऐसे नंबर होंगे जो डिवाइड नहीं होंगे। इज इट राइट नाउ? प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट अगेन। एंड लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। डन, ओके अर्चना, थैंक यू। उसके बाद वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज और कंसेप्ट वाइज चीजों को देखेंगे। अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो आई थिंक ये आपको थोड़ा सा इजी लग भी रहा होगा, इजी ही सारे क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस ये, आप इसको इजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट से भी आप थोड़ा सा ठीक ही कहेंगे इसको, लेकिन एक्चुअली करेंगे कैसे इसको, अगर आप प्रॉपर मेथड से करने जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगा बहुत सारे क्वेश्चन में। राइट, क्वेश्चन क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ 20% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस, राइस के जो प्राइस थे उसमें 25% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि प्राइस जो है वो 25% से बढ़ गए। जैसे कि आजकल हर एक चीज के बढ़ ही रहे हैं, है ना, पेट्रोल कितना हो चुका है, तो ऑब्वियसली चावल के भी बढ़ने ही चाहिए। तो 25% जो है वो 25% जो है वो हाइक कर गए हैं राइस के। अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस, जितना वो पहले खरीद पाता था अब उसकी क्वांटिटी 6 किलोग्राम कम हो गई है। ₹4 1200, 1200 रुपये उसके पास अभी भी है, और पहले भी उसके पास 1200 ही थे। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी था, रोज दुकान पे जाता था 1200 रुपये लेकर के, और कुछ चावल लेके आता था। एंड एक दिन गया और उसको कस्टमर शॉपकीपर ने बोला, देखो प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, प्राइस जो है वो 25% से इंक्रीज कर गए, तो ऑब्वियसली उसको उतने ही पैसे में क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, और वो क्वांटिटी कितने से डिक्रीज हुई है, उसकी वैल्यू दी है 6 kg। ऑब्वियसली जब आप सेम एक्सपेंडिचर रख रहे हो और आप प्राइस को इंक्रीज कर रहे हो, तो क्वांटिटी तो आपका कम हो गई होगा। एज यू नो रिलेशन क्या होता है, देखो आपका रिलेशन क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर के। आपका जो प्राइस होगा एक आर्टिकल का, वो इंटू टोटल क्वांटिटी आपने कितने ली है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा वहां पे। इस क्वेश्चन को बेस्ट करने का तरीका अगर मैं बता दूं आपको, देखो बाकी चीजें हम क्लास में करेंगे, अभी मैं आपको क्या करता हूँ, देखो बताता हूँ इसको, क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में कैसे करेंगे। मैंने ये अपने तरफ के मेथड बनाए हुए हैं, और ये मैं कितने साल से करता रहा हूँ इसको, कभी फेल नहीं हुआ है, और ये होगा भी नहीं, क्योंकि उसी से बना है, बेसिक से बना है बिल्कुल। देखो क्या हुआ यहाँ पे, आपको क्या लेना है, बेस यहाँ पे लेना है 100, और एक तरफ आपको लिखना होता है प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है। सपोज प्राइस हुआ है 25% से इंक्रीज, तो प्राइस हो गया 125। एक्सपेंडिचर हमारी इधर लिखना होता है हमें हमेशा, इधर प्राइस आएगा, इधर एक्सपेंडिचर आएगा, और एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, एक्सपेंडिचर हमारा रहा है सेम, क्योंकि देयर इज नो चेंजेस इन एक्सपेंडिचर। पहले भी वो 1200 रुपीज लेके जाता था, अभी भी 1200 लेकर के ही जा रहा है, तो एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है। तो ये जो रिलेशन आएगा इसके बीच में, किसके बीच में, हियर, ये जो रिलेशन है इस क्वांटिटी इसके बीच में, ये रिलेशन हमेशा आएगा क्वांटिटी का रिलेशन, क्वांटिटी का रिलेशन आएगा। और क्वांटिटी में हो कितना रहा है, ये ओरिजिनल होता है और ये लेटेस्ट होता है, रिसेंटली करंट वाला जो होगा। तो 125 से ये 100 हुआ है, तो कहने से 25 डिक्रीज हुआ है 125 से। ये नीचे हमेशा 125 ही आएगा क्योंकि ओरिजिनल है। इसके बारे में भी क्लास में ही बताएंगे कि आपको नीचे कौन सा कब कहाँ पे लेना है, वो चीजें बाद में आएंगी। तो यहाँ पे आपको देखो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे फ्रैक्शन बनाना। फ्रैक्शन बन गया 1/5 का, और ये फ्रैक्शन इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन में। इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, देखिए ये वाली जो न्यूमरेटर है ये बताती है कि इंक्रीज करना है कि डिक्रीज, और ये वाली जो वैल्यू होती है ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल वैल्यू मतलब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी ओरिजिनल होगी ये वाली। लेकिन क्वेश्चन में जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है 6 kg लेस, यानी कि 1 की वैल्यू है 6 kg, 1 की वैल्यू 6 kg लेस, कम हो रही है। तो कम और ज्यादा की वैल्यू ये 1 बताएगा, 2 भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की वैल्यू सेट की हुई है वो फ्रैक्शन में कितना आएगा। तो 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 5 की वैल्यू हमारी 30 होनी पड़ेगी, क्योंकि 1 की वैल्यू 6 तो 5 की वैल्यू 30। 30 इज नथिंग बट द ओरिजिनल कंजम्पशन या क्वांटिटी। ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी आएगी,
ओरिजिनल कंजम्पशन हमारी 30 kg थी ओरिजिनल, और क्वेश्चन में भी ओरिजिनल प्राइस ही पूछा गया है। ओरिजिनल प्राइस इज नथिंग बट, ओरिजिनल प्राइस नथिंग बट रुपीज और द अमाउंट डिवाइड बाई ओरिजिनल कंजम्पशन। तो हमारे पास 1200 रुपए थे और हम 30 kg खरीद पा रहे थे ओरिजिनली, तो ओरिजिनल प्राइस जो आएगा वो आएगा 40 रुपीज पर kg, और दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर करंट प्राइस पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, करंट करंट कंजम्पशन लेंगे, नीचे प्राइस तो उतना ही रहेगा, 1200 पहले था तो 1200 ही नीचे, 1200 ऊपर ही रहेगा, लेकिन आपको करंट कंजम्पशन कितना है, दैट इज 36 माइनस 30 माइनस 6, दैट इज 24। हालांकि आपको इतना डिटेल में अभी जाना नहीं है, क्योंकि अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे क्वेश्चन में हो क्या रहा है। एग्जाम जब क्लास में करेंगे तो एक एक चीज, पहले क्वेश्चन इजी होता है, फिर उसका और थोड़ा अपडेट करते होता है, फिर और थोड़ा आता है। ये एक्चुअली इसी कंसेप्ट पे, यहाँ पे जो ये कंसेप्ट मैंने लिखा है ये वाला, दिस कंसेप्ट, इस पे आप कम से कम 12 to 13 14 क्वेश्चन आप अरेंज कर सकते हो, ये इसी कंसेप्ट। इजी होगा तो आप थोड़ा जल्दी कर लेंगे। ये एक्चुअली ये बहुत आगे तक का क्वेश्चन है, ये वाला जो बाद में जो फ्रैक्शन बनना है, यहाँ तक ज्यादातर क्वेश्चन एंड अप हो चुके होते हैं। ये जो फ्रैक्शन आया है यहाँ तक बहुत सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इससे आगे का है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, कंसेप्ट का आपको पता तो होना चाहिए कि क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या लगा है, लेकिन एक कंसेप्ट की लिमिट होती है, यहाँ तक इस लेवल तक का है, इसके ऊपर अगर जाता है तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाता है। तो अगर ये फ्रैक्शन जो मैंने बताया 1/5, यहाँ तक बहुत सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, तो जो इजी वाले होते हैं, राइट, लेकिन ये इससे आगे का है। और इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे देखो अभी। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि अगर वो 6 kg कम खरीद रहा है तो उसका ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था, तो आंसर आएगा 30। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था, जो हमने अभी निकाला 40। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इसका करंट वाला जो प्राइस है, फिलहाल जो प्राइस है, जो कि 25% से इंक्रीज होके हुआ है, वो कितना है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन इसी पे बन जाएंगे यहाँ पे। और ये अगर बेसिक सा क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि क्वांटिटी में कितना कम हुआ है। तो एक्चुअली देखो ये बना किससे है, जब आपका एक्सपेंडिचर सेम रहता है ना, जब आपका एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि प्राइस का जो रेशो होगा वो क्वांटिटी का उल्टा हो जाता है। देखो यहाँ अगर आपने क्या किया, एक्सपेंडिचर आप सेम रख रहे हो, मैंने लिखा यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे मैंने लिखा क्वांटिटी या कंजम्पशन वॉट एवर इट इज, और दिस इज एक्सपेंडिचर। अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम है, देखो प्राइस क्या हुआ है, प्राइस हुआ है 25% से इंक्रीज। 25% इज नथिंग बट 1/4, यानी कि पहले प्राइस अगर 4 रुपए था तो अब प्राइस हो गया है 5 रुपए। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है, एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो आप बताइए आप सबसे इजी वे क्या कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ये करो कि इसकी क्वांटिटी को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसकी क्वांटिटी को इधर कर देते हैं। एज यू कैन सी 4 into 5 20 here, 5 into 4 20 here, expenditure is same. See, we are not talking about what was the consumption. Our motive is to make expenditure same. Make the expenditure same. Same means 20 यहाँ पे था, 20 यहाँ पे था, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी। पहले हम 5 kg लेके आते थे, अभी हमें सिर्फ 4 kg मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ द हाइक इन द प्राइस। सो 5 से अगर कोई वैल्यू 4 हो रही है तो वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुई, 1/5 हुई है इंटू 100। तो जो क्वांटिटी है, जो कंजम्पशन है, वो 20% से आपको कम मिलेगी यहाँ पे, राइट। 1/5 से 1/4 से कम हो जाएगी। तो आंसर, अगर क्वेश्चन ये पूछा गया होता कि इसकी क्वांटिटी में बताइए कितनी कमी हुई, तो आंसर आएगा 20%। क्वेश्चन उससे थोड़ा सा आगे का है ये, राइट। तो ये इजी वाला तो नहीं कह सकते, इसमें आपको थोड़ा सा, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले नहीं किए हैं तो हो सकता है कि एग्जाम में इसको आप ना कर पाए हो, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले नहीं देखे या नहीं किए हैं, राइट। ये जो 1200 वाला पार्ट है, ये इस क्वेश्चन को अलग लेवल पे लेके जाता है कि उसका प्राइस पहले इतना था और वो 6 kg कम खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो इजी तो नहीं कहेंगे उसको, मॉडरेट से भी थोड़ा सा ऊपर ही कहेंगे। आई थिंक इट्स एम्पर फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू टुडेज सेशन, you are according to your preparation questions level, if you have any doubt related to these questions we have done recently, so please ask any question, any query. I'm waiting for your comment now, and this is wind up of the class. We will discuss चैप्टर वाइज। हमने जो पूरा वेबसाइट पे, इफ यू वेंट देयर, हमने पूरा एक मॉड्यूल से बना के रखा है, जिस हिसाब से हमें करना है वहाँ पे उस हिसाब से करेंगे। और ये आपको ज्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, राइट, कि आप इसी टेंशन में है कि वो कैसे हो पाएगा। नो डाउट सर, थैंक यू लवदन। अगर आप इसी प्रॉब्लम में, इसी टेंशन में है कि आपको नेक्स्ट क्लास फ्राइडे, यस यस अर्चना दास,
आप शेड्यूल देख लीजिए, आपको मैसेज आ जाएगा, और आपको कोई भी क्वेरी होगी, यू गो थ्रू विद द कम्युनिकेशन पार्ट। तो उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन टफ है, इजी है। हम सारे क्वेश्चंस मिलके करने वाले हैं, और आपको काफी इंटरेस्टिंग। और इसके देखो, आपको अगर करना है ना, तो समटाइम्स यू सी पीपल क्या करते हैं, वो एक ऐसे करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन जो है ये किसी चैप्टर का ही नहीं। कई बार क्वेश्चन इस तरीके के बनाए हुए हैं, ऐसा हुआ भी है कि क्वेश्चन को समझ में आता है कि इस क्वेश्चन को हम किस चैप्टर में रखें, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, परसेंटेज का है, तो दैट इज, वो क्वेश्चन अलग होते हैं। अगर आप कहीं पे देखेंगे, एक चैप्टर होता है रीजनिंग के, दैट इज अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग यानी कि रीजनिंग तो है, बट उसमें अर्थमेटिक यूज हुआ, और उस रीजनिंग में किस चैप्टर को यूज किया गया है, वो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर आपको, मैं आपको क्वेश्चन जब क्लास करेंगे तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग होता है, आपको थोड़ा रियल बेस, रियल लाइफ बेस्ड होते हैं कि आप मार्केट गए, आपने इतना सामान खरीदा, तो आप कितने तरीके से वो कर सकते हैं। दीज आर ऑल स्टोरीज अबाउट क्वेश्चन। तो इंटरेस्टिंग भी होते हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, और वही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं यूपीएससी, जो आपको डेली लाइफ में आप कहीं ना कहीं उसको एप्लीकेशन के यूज करते हैं कि आप मार्केट के, जैसे ये क्वेश्चन है। तो ये रियल लाइफ में होते हैं चीजें, आपको प्राइस बढ़ते घटते रहते हैं, इतना कम खरीदा, आज वो खरीदा, तो ये सारी चीजें लाइफ से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में, देखो नंबर सिस्टम क्या है, आपको नंबर के साथ गेम है, गेम खेलने हैं उनके साथ, तो वो रियल बात बेस, रियल लाइफ पे ज्यादा बेस्ड नहीं रहेंगे, बट अब करने हैं तो नंबर सिस्टम, तो नंबर से उनके ज्यादा इशू वाला नहीं, क्योंकि नंबर तो देखो, आप बैठे हो फ्री टाइम में भी तो आप नंबर के बारे में भी सोचते हैं। वो खैर चलो, आपका थोड़ा सा अलग है। आप जीएस पे ज्यादा फोकस करिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली चीजें नहीं है। बेसिक से क्वेश्चंस हैं, हम बहुत एक क्वेश्चन को नहीं, बहुत बहुत सारे तरीके से करने वाले हैं एक क्वेश्चन को आप, और वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस मेथड से इसको चूज करना चाहते हैं। किसी को कोई मेथड अच्छा लगता है, किसी को कोई लगता है, तो दिस इज अप टू यू। और कोई आपको बोलता है टफ है, इजी है, टफ तो आते ही है ऑब्वियसली, पर आपको उनमें जाना नहीं है, राइट। तो बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, उसमें तो टफ वाले में नहीं जाना, इजी वाले में ही रहना। इजी वाले से आसानी से कट ऑफ कर सकते हैं, इवन इजी, मॉडरेट, और मॉडरेट भी आप बहुत सारे इजी ही लगने लगेंगे, राइट। वैसे कैटेगरी का कुछ होता नहीं है, वो बना देते हैं कि थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखने के लिए कि ये इतने इजी थे, उतने टफ थे। एक्चुअली होते सारे इजी हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ क्वेश्चन है जो टफ है, उनमें जाना नहीं है, आप इजी से आपको कट ऑफ कर सकते हो वहाँ पे। रीजनिंग में भी जैसे कुछ चैप्टर्स आपके क्यूब से रिलेटेड हो गए, और स्लोग्स हो गए हैं। स्लोग्स को हम जैसा आप कहेंगे, आप सर्कल से कहेंगे या फिर 150 से कहेंगे या टिक क्रॉस से कहेंगे, जैसा आप कहेंगे ऐसे कर लेंगे उसको, राइट। बट अगर आपका ऑफलाइन पेपर है, तो मैं बताऊंगा आपको कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। आप जैसे करना चाहें आप ऐसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चन है, अगर आपने प्रीवियस लास्ट ईयर देखे होंगे सारे क्वेश्चन। स्लोग्स के आसान है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है टफ है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन फिर से कह रहा हूँ टफ आएंगे, चाहे वो रीजनिंग हो या क्वांट हो या आरसी हो, कुछ भी हो, तो टफ तो आएंगे ही आएंगे। अभी के लिए आपको अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो प्लीज आई एम वेटिंग फॉर कमेंट। अदरवाइज वाइंड अप करते हैं, एंड नेक्स्ट सेशन में हम एक प्रोसेस में पूरा करने वाले हैं, कहाँ से हमें शुरू करना है, नंबर से, क्लासिफिकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट, आई एम वेटिंग अगेन। Okay, any one of you who, thank you for the auditor. Thank you, Vasandeep. Any one of you who are writing for the first time, very first time? Anyone? She said, very first time. Because some of the students have background, no GMA background. मैथमेटिक्स उन्होंने ज़्यादा पढ़ा नहीं होता है, बेसिकली वो बीए या फिर सिंपल ग्रेजुएशन किए होते हैं, और वो उसका कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक उनको ये अच्छा रहता है, क्योंकि उनको जो चीज़ें शुरू से सीखनी होती है वो जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले से पढ़े होते हैं, लेकिन वो कन्फ्यूजन भरी रहती है, तो पहले आपको उनको साफ करना होता है, फिर नई चीज़ें सीखनी होती है। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, आपका ग्रेजुएशन चाहे कुछ भी हो, बैकग्राउंड कुछ भी हो, और बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो आप भी करेंगे, आपको करना ही है, बिल्कुल करेंगे आप भी, right? It's a part of your preparation, your examination, so you can't take it for granted. आपको करना ही है, और हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आपको उस पर ज्यादा फोकस करना भी नहीं है, राइट। आपको क्या करना है, अपना एग्जाम जैसा आपको प्रिपरेशन चालू है उसको करते रहिए। इसको जितना जितना टाइम डिवोटेड आपको मैं बताते रहूंगा कि इसको आप प्रैक्टिस को करिए, उसमें कोई डाउट होगा तो हम उसको देखेंगे फिर, राइट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जब आपकी देखो क्या होता है, आप पूरा दिन भी आप पूरा जीएस नहीं पढ़ सकते ना, आप क्या लगे, जब भी आपको लगे थोड़ा सा माइंड फ्रेश होना है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, राइट। पूरा दिन उसको भी पढ़ पढ़ के ऐसा लगता है ना कि अब काफी हुआ, बस एक टाइम पे आके लगता है। तो माइंड फ्रेश के लिए आप चीजें को थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाए, चेंज हो जाता है, तो आप इसको कर सकते हैं वापस। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर द वेलकम,
to welcome you. Thank you, sir, for the introduction. Okay, Karthik. Thank you very much. Thank you for being here, and thank you for the attempting all the sessions. We will meet in next session, and I hope कि आप अच्छा करेंगे फ्यूचर में. आपका 2 साल आप कर लेंगे आसानी से, कोई इशू नहीं है. बट थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी पहले से कम हो गई है. सो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ सकता है. तो इस चीज का ध्यान रखिए. आसानी से कर लेंगे क्वेश्चंस को, कोई इशू नहीं है. राइट, कुछ इंपॉर्टेंट है हम उनको पहले करेंगे वहाँ पे और लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट. बाय बाय.